आमंत्रण मिला तो उसके पहले मैं आइप्सो ऐसे करके शब्द सुना करता था कभी कभी, लेकिन बहुत अधिक जानकारी नहीं थी। उसके बाद मैंने इंटरनेट पे सर्च करना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया, तो कई चीज़ें मिली। गतिविधियों के बारे में जानकारी मिली, जिसे कह सकते हैं मैनिफेस्टो, वो दिखा। वे नाम नज़र आए जिनके बारे में मैं पहले से नहीं जानता था कि पृथ्वीराज कपूर और डीडी कोसाम्बी जैसे लोग जुड़े रहे हैं, बलराज साहनी जैसे लोग जुड़े रहे हैं, और मुल्क राज आनंद जैसे लोग जुड़े रहे हैं। और इन लोगों ने, तो कहने का मतलब ये कि संस्था की दिशा क्या है, संस्था की राजनीतिक पहचान क्या है, ये अपनी जगह पे। सवाल ये है कि उससे जुड़े लोगों की जो अपनी जो क्रेडिबिलिटी होती है, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि कितनी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब लोगों ने बहुत शिद्दत से महसूस करना शुरू किया होगा, हिरोशिमा में बॉम्बिंग के बाद और भी ज़्यादा, कि आदमी कैसे बचे, क्योंकि ये जब तक सत्ताएं रहेंगी, सत्ताएं हमेशा रहेंगी, सत्ताएं कहीं जाने वाली नहीं, तो इन सत्ताओं की वजह से शांति तो संकट में रहेगी। और शांति के केवल सत्ता के स्तर पे शांति स्थापित होने से शांति नहीं होती। शांति के और भी धरातल हैं, घर से लेकर के और पूरे विश्व के स्तर तक। तो इन चीज़ों पे बात करने का मंच तो होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि शायद इसीलिए इतने सारे लोग, कोई इतिहासविद, कोई अभिनेता, कोई लेखक, कोई कहानी लिखने वाला, कोई कविता लिखने वाला, विचार करने वाला, और राजनीतिक उद्देश्य के लिए या राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी गतिविधियों को चलाने वाले लोग, सब लोगों ने मिल करके इस संगठन का आयोजन किया। और ये 50 के दशक में पहली बार, और उसके बाद 72 के दशक में अभी जो नाम है, इस नाम के रूप में। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि इस मंच पर मुझे आपने आमंत्रित किया है। मैं किसी दल का सदस्य नहीं हूँ, मेरी कोई दिशा नहीं है, और ये मेरे लिए बड़ी एक आज़ाद सी बात मुझे महसूस होती है कि मैं किसी मंच पर जा सकता हूँ, मुझे किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होना है, और मैं अपने आप को कहता हूँ कि 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली है, तुम कहीं भी जा सकते हो और कहीं भी जाके अपनी बात, लेकिन कहूँगा तो वही। लेफ्ट राइट वाले मुद्दे पे मेरी एक बात, संजय कुमार कुंदन हमारे एक शहर के शायर हैं, उनकी किताब का एक खासटम था, तो मेरे मुंह से एक बात निकली थी कि कलम उठाने के बाद आदमी जरा सा लेफ्ट तो हो ही जाता है, थोड़ा तो लेफ्ट हो ही जाएगा। क्या है ना कि वो कुछ चीजें, अब मेरा ख्याल है कि आप सब संवेदनशील और समझदार लोग हैं, इस बात को समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ ही रहे हो कि जरा सा लेफ्ट होने का मतलब क्या होता है, पूरा लेफ्ट होने का मतलब क्या होता है। बाद में श्री लाल शुक्ल को मैंने कहीं पढ़ा, उन्होंने कहा कि आपकी प्रतिबद्धता क्या, उन्होंने कहा केंद्र से जरा सा बाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये लेखक के लिए शायद ये बड़ी अच्छी जगह है अगर कोई लिखता है, और मैं कितना लेखक हूं या समय तय करेगा, लिखता हूं या मैं तय करूंगा। तो मैंने ये तय किया है कि मैं लिखूं, और मैं लिख रहा हूं, तो ये बात तो है। और जब ये बात है तो इतना तो तय हो ही जाता है कि मैं एकदम से मिसफिट नहीं हूं यहाँ पर आकर के। मेरे परिवार, मेरे पिताजी सीपीआई के बाज़ाब्ता सदस्य हुआ करते थे। बाद में उन्होंने पार्टी गतिविधियों से अपना संपर्क तोड़ लिया, देखा कि नेताओं में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं, हर पार्टी के नेता में गड़बड़ी होती है, यहाँ भी गड़बड़ियाँ उनको दिखी होंगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, बहुत अब खेती-बाड़ी ही देखना है। तो घर में दिखाई पड़ता था वो नारा सब लिखा हुआ, पोस्टर जो आते थे, चमचम चमके हँसिया प्यारा झूमे वाली धान की, और हम लोग पोस्टर बचपन में साटने का काम करते रहे। पिताजी जब गाँव में वोट दिलवाने के लिए जाते थे दलितों को लेकर के, तो गाँव के लोग उनकी पिटाई कर दिया करते थे। पिताजी को 2 बार पीटते देखा मैंने। तो ये एक अनुभव है, एक है। मेरा ख्याल है कि मेरे जरा सा बाएं होने में मुझे लगा कि अगर बायां होना यही है तो बहुत अच्छा है, बुरा इसमें क्या है। तब लेकिन एक्सट्रीम कहीं भी, कोई भी अति पे जब आप पहुंचते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। बहुत सारी बातें हर धर्म में अच्छी होती हैं, लेकिन जहां एथनोसेंट्रिसिटी आ जाती है, मेरा ही सबसे अच्छा है, मेरा ही मत सबसे अच्छा है, सीपीआई एमएल इज प्योरेस्ट फॉर्म एंड सीपीआई इज एडल्टरेटेड फॉर्म, जैसे ही पहुंचते हैं झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो
आवश्यकता इस बात की है कि सर्वसमावेशी अंदाज में ही लेखक सोचे तो ठीक है। और मेरा तो काम ही है कि मैं लोगों का इलाज करता हूँ और वहाँ पे सारे विभाजन मनुष्य के शरीर के बाहर होते हैं। एक बार मनुष्य के भीतर घुस जाइए, वहाँ न वाम है न दक्षिण है, कुछ नहीं है। एक गहराई है, थोड़ा अंधेरा है, थोड़ी तकलीफें हैं। डिप्रेशन जिसको भी होता है, एक तरह से उदास होता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई राइट विंग और लेफ्ट विंग के आदमी के डिप्रेशन में फ़र्क होगा। तो मैं यही हूँ और मैं इसको डिस्क्लेमर के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मैं इसको कॉन्टेक्स्ट संदर्भ के रूप में कह रहा हूँ कि मैं यहाँ जो हूँ तो संगठन के उद्देश्यों से एक नैतिक संबंध स्थापित कर पा रहा हूँ और मनुष्य की गरिमा और मनुष्य की तकलीफ और शांति की आवश्यकता और सृजन, इसके सबके साथ तादात्म्य स्थापित कर पा रहा हूँ। शायद इसलिए मैंने स्वीकार किया, वरना अगर कुछ खास बात होती तो मैं नहीं कर पाता। तो इस डिस्क्लेमर के बाद या इस संदर्भ की सूचना के बाद मूल विषय पे, जब विषय पे हम लोग की बात चली कि हम लोग कौन सा विषय रखें, तो 2-3 विषय आए। फिर बाद में मेरे दिमाग में आया कि चूंकि ये विश्व शांति के लिए संगठन है, तो विश्व शांति की बात अगर करनी है तो शांति पर क्यों ना बात करें। शांति और सृजन, शांति और सृजन सोचा जा सकता है कई बार, अगर बहुत ये शांति और सृजन, या तो क्रिएटिविटी पे बात करो या फिर पीस पे बात करो, शांति पे बात करो, ये दोनों पे बात करने का क्या मतलब है। मैं अपनी जो बातचीत आगे रखूंगा उसमें अलग अलग तरीके से इन दोनों को छूने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि ये विषय इसलिए चुनने का मन हुआ क्योंकि क्रिएटिविटी, रचनात्मकता मेरा प्रिय क्षेत्र है। मनोविज्ञान और मनोचिकित्सा के क्षेत्र में उसमें मुझे कुछ काम करना पसंद है। मैं जब प्रेसिडेंट था इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का, तो मैंने जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था उसमें क्रिएटिव परस्यूट्स पे था कि कैसे इंसान का जीवन बेहतर होता है अगर वो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में लगा होता है, और कितने स्कोप हैं। और उसमें अंत में कंक्लूजन में इस तरह की बातें भी थी कि चित्रकारों और कवियों को हेल्थ डिपार्टमेंट में नौकरी मिलनी चाहिए कि वो अस्पतालों में जाएं, पेंटिंग कराएं और कविताएं सुनाएं और लोगों के बीच में कविताओं का पाठ करें। बिब्लियोथेरेपी की शुरुआत इस तरह से हुई थी कि लोग लाइब्रेरियन एक था जो कि बैठ के मरीजों को पढ़ के किताबें सुनाता था और उससे उन मरीजों में बेहतर सुधार दिखने लगा, तो चीज़ें रिकॉर्ड होने लग गई इस तरह से। तो ये जो विषय चुनने की वजह थी उसमें यही सबसे बड़ी बात उभर के आई सामने कि हम जो हैं वो शांति के विपरीतार्थक शब्दों के युग में जी रहे हैं आज की तारीख में, जिसको कह सकते हैं कि अंग्रेजी में 2 शब्द कहें, नॉइज और कैकोफोनी, शोर और कोलाहल। भयानक कोलाहल है, भयानक कोलाहल है। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। घर में कोलाहल, भीतर कोलाहल, घर में कोलाहल, मोहल्ले में कोलाहल, और शहर में कोलाहल, और दुनिया में कोलाहल। कोई ऐसी दुनिया में जगह नहीं है जहां पर कोलाहल नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पे 3 लोग टहल रहे हैं और पूरा सन्नाटा है तो उस इंसान के भीतर कोलाहल है। मुश्किल तो ये है, कब वो मारा जाएगा उसको पता नहीं है, कहाँ से गोली चलेगी खत्म कर देगा, कौन मारा जाएगा कोई पता नहीं है। अमेरिका जैसे देश में महाशक्ति है जहाँ पे कहता है कि हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, उनके यहाँ भी उनके नागरिक भी मारे जाते हैं और कोई जवाब नहीं दे पाता है उससे। जो लोग वहाँ के रह रहे हैं सबको मनुष्यता का पाठ पढ़ाते हैं, उनके यहाँ अगर कोई सीमा पार करके रह रहा है वो लोग मारे जा रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो हालात हैं अभी वो शोर और कोलाहल के हालात हैं। बहुत बड़ी विडंबना ये है और शायद इस बहुत बड़ी घोषणा है कि विडंबना ये है कि जो डिफेंस के टूल्स थे वो ऑफेंस के टूल्स भी होते हैं। तलवार से हमारी रक्षा होती है लेकिन तलवार से हम किसी की हत्या भी करते हैं। और सबसे इस विडंबना को तो बहुत ही अनोखा उदाहरण अभी ट्रंप ने पेश किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नाम कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ वॉर। ये छोटी घटना नहीं है और ट्रंप का उदय कोई आकस्मिक नहीं है। आखिर ऐसा तो नहीं है कि उसने एक सेना बनाई और कब्जा कर लिया।
बहुत सारी मनोवृत्ति, और आज की तारीख में सारी दुनिया में जहाँ भी जो चाह रहा है कर पा रहा है, कुछ तो वजह है उसके पीछे। तो ये जो समस्या है, ये जो संकट है आज की तारीख में, ये यही सोच करके मेरे दिमाग में आया कि जो जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ वॉर में बदलने की बात हो रही है, इतने सारे तरह तरह के हथियार बन रहे हैं जगह जगह पे, तो शांति पर ही थोड़ी बात की जाए और सृजन पे बात की जाए। तो मैं दुनिया के बारे में भी बात कर रहा हूँगा अपनी बातचीत में, और जो मैं काम करता हूँ उसके बारे में भी थोड़ा बहुत कह पाऊँगा। मैं सोचता हूँ कि इस जो शोर और कोलाहल है, इसे मैं कहा हूँ, एक आम आदमी कहा है। जब मैं यूक्रेन की बात करता हूँ तो यूक्रेन के में 2 लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। एक यूरी नाम का एक लेखक है, वो कवि है और फेसबुक पे फ्रेंड है। तो मैं उसको फेसबुक के रूप में जानता हूँ, बड़ा ही संवेदनशील व्यक्ति है, वो कभी-कभी हिंदुस्तान चला भी आता है कर्ज कमों में कहीं-कहीं। तो एक यूरी को जानता हूँ, और एक यूक्रेन की एक लेडी मिली थी मुझे मेक्सिको में, उसकी शादी हुई थी एक सरदार जी से, और तो वो कनाडा में रहती है। मैं 2 यूक्रेन के लोगों से मिला हूँ, और दोनों एक से मिला हूँ और एक की कविताएँ पढ़ी हैं। तो जिसकी कविताएँ पढ़ी हैं उसको पढ़ते हुए यही लगा कि इस आदमी का हृदय प्रेम से भरा हुआ है, और प्रेम कविताएँ, चिंतन की कविताएँ, दुःख की कविताएँ लिखता है। और वो जो महिला थी उसको पंजाबी खाना बहुत अच्छा लगने लगा है। अब देखिए, जब समन्वय बनता है तो कैसे शांति का वातावरण बनता है। और हम जब मेक्सिको में जहाँ मिले थे, वहाँ पे कई देशों के लोग थे, हम लोग 7-8 लोग डिनर पे गए थे, और वो संयोग से वो महिला मेरे पास बैठी थी, तो उसने मुड़ के कहा था कि आप भारतीय हैं? आर यू इंडियन? मैंने कहा यस। तो माय हस्बैंड इज पंजाबी। तो वो पंजाबी नहीं, पंजाबी जैसे पंजाब के लोग बोलते हैं, सेम एक्सेंट में बोल रही थी। फिर उसने कहा पंजाबी खाना अच्छा लगता है। दुनिया ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ एक टेबल पे सब लोग मिलके बैठें और प्रेम संबंधों की बात करें, अपने कहानियाँ घर की बताएं, दुखों के बारे में बात करें। दुनिया ऐसी नहीं होनी चाहिए कि 2 लोग आमने सामने बैठ न सकें, आंख मिला के बात न कर सकें। रूस एक बार जाने का मौका मिला है, और सोवियत संघ के पतन के बाद गया था। वहाँ बहुत कुछ जितनी जो चीज़ें पहले सुनी जाती थी वैसा कोई निशान वहाँ नहीं था। लेनिन की मूर्ति जो थी वो नहीं थी, वहाँ पे बाग था। वो चर्च जिसको लेके बहुत तमाशा था, उस चर्च को के बगल में जहाँ बाग था वहाँ स्विमिंग पूल बना दिया गया था, उस गड्ढे में फिर से बाग बना दिया गया था, और चर्च में इतना सोना, ऐसी चमक, मेरा ख्याल है कि जीवन में सोने की वैसी चमक मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। बहुत सारे जगह गया दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में। अभी गया था कुछ दिनों पहले मेक्सिको का ही जो वहाँ स्पेन ने एक बनवाया है, बहुत खूबसूरत चर्च, उसमें सोना मढ़ा हुआ है, जड़ा हुआ है, लेकिन उसके सोने में वो चमक नहीं थी जो चमक रूस में थी। यानी एक नए ढंग की चमक वो लोग आविष्कृत करना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, और धर्म का एक स्वरूप जो कि उनकी शक्ति को दिखाने का काम आता है, धर्म का एक स्वरूप जिसमें उनकी चमक-दमक वहाँ सामने लाई जाती है, वो भी वहाँ देखने को मिला था। लेकिन रूस को हम लोग चाहे जितना भी जान लें, देख लें, एक सृजनशील व्यक्ति के लिए रूस का मतलब हमेशा पुश्किन हैं, तुर्गनेव हैं, चेखव हैं, टॉल्स्टॉय हैं। आप अन्ना कारेनिना के पन्नों से गुजरिए और आज की दुनिया को देखिए, तो आपकी दुनिया में मेरा ख्याल है कि हर शहर के हर मोहल्ले में एक अन्ना कारेनिना मिल जाएगी आपको। कोई ऐसा समाज नहीं है जहाँ पे अन्ना कारेनिना नहीं भरी हुई है। तो रूस को हम लोग इस रूप में जानते थे, और आज रूस नेतृत्व क्या कर रहा है? उसको ज़मीन चाहिए, उसको यूक्रेन पे कब्जा चाहिए, उसको नाटो को ठेल के भगाना है, उसको अमेरिका को रोकना है। अब ये 2 लोगों के बीच में, 2-3 लोगों, 4 लोगों के बीच के नाक की लड़ाई और जियोपॉलिटिकल ड्रामा जो है, उसके चक्कर में कितने लोग मारे जा रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं है। वेनेजुएला तो जहाँ का राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया गया, उसको यही शब्द ही है। कई जगह लोगों ने लिखा था कि ही हैज बीन किडनैप्ड। किडनैपिंग के लिए हमारे यहाँ कोर्ट मुकदमा कचहरी होती है। जनाब ट्रंप के लिए कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा नहीं है। उन्होंने किडनैप कर लिया और वो आराम से मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं कि मैं वेनेजुएला को ठीक कर दूंगा। ठीक तो आप अमेरिका को भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वेनेजुएला के बारे में हम लोगों ने जब देखा था तो क्या जानते थे? पहली बार नाम सुना, मिस वर्ल्ड वहाँ से हुई थी, या कुछ ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, उसमें मिस वेनेजुएला, तो पहली बार वेनेजुएला शब्द सुना था, और उसके बारे में ढूंढ के पता किया तो वह एक देश है वो। और खैर,
तो इस तरह से सूचनाएँ आती तो अलग बात थी, लेकिन सूचना हम तक इस तरह से पहुँचे, किसी कोई किडनैप हो गया, कोई मारा गया, कहीं पे आगजनी हो गई और तब आपके शहरों तक नाम पहुँच रहे हैं। तो ये वातावरण हमारे लिए बहुत ही भयानक है। अमेरिका की भी बात, अमेरिका को अब जो सबसे बड़ी समस्या है उनकी, कि उनको लोग इसलिए जानता था, उनकी इज़्ज़त करता था या उनमें कुछ बात दिखती थी कि सारी बुराइयों, पूँजीवाद की सारी बुराइयों के बावजूद, पूँजी के सारे खतरनाक इरादों के बावजूद इन्वेस्टमेंट रिसर्च में हो रहा था और वहाँ से साइंटिस्ट निकल रहे थे और वहाँ के विज्ञान ने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया। तो वैज्ञानिक जो अरुण कमल जी आ गए हैं, अरुण कमल जी का स्वागत। नहीं, प्लीज। तो मैं ये कह रहा था कि अमेरिका के इस जो वैज्ञानिक योगदान है उसके बारे में तो दुनिया में बात हमेशा की जाएगी, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया था, यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट किया था, उन बहुत दार्शनिक हुए, बहुत सारे लेखक बड़े हुए वहाँ पे। आज की तारीख में उस देश ने ये फैसला किया है कि मेरे को वो जो रिसर्च के इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट्स एकेडमिक्स में हैं, उनको कर्टेल किया जाए या उनको डिक्टेट किया जाए। अब चीज़ें बदलनी शुरू हो गई यहीं से। अब सोच के देखिए, तो पूंजी इस तरह का खेल बड़े मज़े में कर सकती है। उसको लगता है कि जितना रिसर्च हो गया है इतना काफ़ी है और कोई ब्रेक थ्रू की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें चल रही हैं उन पर अभी ऐश किया जाए, उनसे हथियार बनाए जाएँ, बेचे जाएँ और दुनिया पर राज किया जाए। ये जो संकट काल है, वो संकट काल इस स्तर पे है। तो हालत ये है कि आज की तारीख में, चाहे वो दुनिया किसी भी दुनिया का विचारक हो, कि दुनिया के किसी हिस्से का विचारक हो, कोई कवि हो, कोई लेखक हो, किसी का जो जीवित हैं, जो लिख रहे हैं, सबके अंदर तकलीफ तो है ही। हर व्यक्ति, हर सर्जक अपने भीतर ज्वाला महसूस कर रहा है, घुटन महसूस कर रहा है, तकलीफ महसूस हो रही है उसको। अगर वो जेन्युइन है, अगर वो सही लिखने वाला है तो ऐसी बेबलता तो है ही। लेकिन जो बातें कह दी गई हैं, उन कही हुई बातों की जीभ पर भी फफोले हैं। दुर्भाग्य की बात तो ये है, आज का जो हाल है उसमें आप एमिली डिकिंसन को अकेले में बैठ के पढ़िए तो समझ में आए, लेकिन एमिली डिकिंसन की कविता का पाठ अगर खुले में हो तो उस शोर में चीजें खो जाएंगी। अमेरिका के लिए ही आज एमिली डिकिंसन का क्या महत्व है, पुतिन के लिए टॉल्स्टॉय का क्या महत्व रह गया है। कोई अगर सारांश भी पढ़ा दे वॉर एंड पीस का पुतिन को, और काश उस तक वॉर एंड पीस के कुछ संकेत, कुछ उसके जो संदेश हैं वो टप 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 टपक के भीतर आत्मा को छू लें तो दुनिया बदल जाए। लेकिन ये कहाँ, रूमी कहाँ छुपा रहे हैं अपने जो मध्य एशिया के इलाके में लोगों के दिलों को। सारी बात, हर समस्या यही हो गई है। तो जो कुछ लिखा जा चुका है, जो लिखा जा चुका है, कहा जा चुका है, वो भी बहुत बेहवल है, क्योंकि वो भी कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, अर्थवत्ता को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मित्रों, एक मेडिएवल टॉर्चर डिवाइस का जिक्र मैंने पढ़ा था कहीं, आयरन मेडन। बाद में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये उसके बाद 18वीं सदी में उसको बनाया गया था, कि जिसमें वो लड़की के शेप में कोई चीज़, एक लोहे की चीज़ होती थी, अंदर में कांटे रहते थे, और जिसको भी सजा देना हो उसके अंदर ठूंस दो और बंद कर दो। टॉर्चर डिवाइस, आयरन मेडन। नामी वोल्फ ने ब्यूटी मिथ अपनी किताब में इसको यूज़ किया है बड़े, कि जो फैशन के मानदंड हैं, उस फैशन के मानदंड में लड़कियों को ऐसे ठेल दिया गया है कि उसमें फिट होने के लिए अपने आप को एक तरीके से वो आयरन मेडन के भीतर डाल के अपने आप को परेशान कर रही हैं और स्वतंत्र जीवन नहीं जी पा रही हैं। तो दूसरी बात ये कि दुनिया में जितने भी शासक आए, सबने अपने अपने तरीके के हथियार बनाए। हम जिस धरती पर बैठे हैं वो अजात शत्रु का कभी राज हुआ करता था, और उसने अपने ज़माने में महाशिला कंटक और रथ मूसल जैसे यंत्र बनाए थे। इतिहास के विजय जी यहाँ बैठे हैं, और भी लोग इतिहास के विद्वान लोग होंगे,
और कि जिसमें अब आगे कोई तलवार लगी हो, रथ में रथ चल रहा है और रथ वाला तो पीछे से तीर चला रहा है, तलवार लोगों को काटते चल रही है। तो ऐसे ऐसे आविष्कार राजाओं ने अपने अपनी जीत को पक्का करने के लिए करवाए। मेरा ख्याल है कि जब अणुबम की बात होती है, परमाणु बम की बात होती है, और तो क्या उसके पीछे मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो बना, उसके पीछे भी तो राजा ही था। मेरा ख्याल है कि आखिरी बात होगी, इसको आप यहीं दिमाग में रखें। हम जब कंक्लूड करेंगे तो वहाँ पे इस बात को फिर से रिविजिट करेंगे कि कैसे ये चीज़ हो पाती है। सवाल ये है कि क्या युद्ध एक बाहरी क्रिया है? युद्ध जो है दुनिया को बर्बाद करने वाली का जो सारा आयोजन चल रहा है, क्या सिर्फ बस एक सोशियो पॉलिटिकल टर्मोइल और बस सत्ता, इतनी ही बात है? उसकी जड़ें कहीं और भी है। थॉमस कार्लाइल का एक कोट मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने नोट किया था कि हिस्ट्री इज सिंपली द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट इंडिविजुअल्स। लेकिन मार्क्स तो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं अपने लिखे में। उनका जो कोट है जो मुझे ज़्यादा कन्विंसिंग लगा कि मेन मेक देयर ओन हिस्ट्री बट दे डू नॉट मेक इट एज दे प्लीज, दे डू नॉट मेक इट अंडर सेल्फ सेलेक्टेड सर्कमस्टांसेस बट अंडर सर्कमस्टांसेस एग्जिस्टिंग ऑलरेडी गिवन एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पास्ट। मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा सही हैं, लेकिन मुझे लगा कि क्यों नहीं किसी और से पूछें। तो मैंने फिर सोचा कि टॉल्स्टॉय से पूछ के देखते हैं। तो टॉल्स्टॉय के वॉर एंड पीस में जो बात कही गई है, मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा मानीखेज है और वो ज़्यादा बेहतरीन ढंग से चीज़ों को हमारे सामने रखती है, ज़्यादा कन्विंसिंग। और तो बस ये मैं टॉल्स्टॉय को इसलिए यहाँ पे ला रहा हूँ कि सृजन और शांति, अशांति की बात भी करेंगे तब भी सर्जक जो देखेगा वो अलग दृष्टिकोण से देखेगा। बड़ी से अच्छी अब इमानुएल कांट को हम क्या कहेंगे? सर्जक कहना पड़ेगा। हम चाणक्य को क्या कहेंगे? सर्जक कहेंगे, क्रिएटर कहेंगे। ये सारे के सारे लोग क्रिएटर ही हैं, सब क्रिएटिव पीपुल हैं, रचनात्मक लोग हैं, जिन लोगों ने दर्शन दिया, जिनने वेदों की रचना की, जिसने गीता की रचना की, जिसने दुनिया के बहुत सारे मिथक की रचना की, वो सारे लोग तो रचनात्मक व्यक्तित्व थे। तो टॉल्स्टॉय से अगर हम पूछ के देखते हैं तो टॉल्स्टॉय जो दो तीन बातें बहुत उनका जो, मैं वॉर एंड पीस को डिस्कस तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस मैं उसमें दो तीन वाक्य जो कि इस बातचीत के लिए मौजूद हैं, मैं उसके बारे में थोड़ी सी बात रख रहा हूँ। कि वो कहते हैं कि होता ये है कि व्यक्तिगत कामनाएं और सामूहिक नियति के बीच की बाउंड्री जो है ना वो नष्ट हो जाती है। कि आदमी के व्यक्तिगत जो कामना है, व्यक्तिगत वासना है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, व्यक्तिगत फैंटेसी है, वो आकार लेती है, वो शेप लेती है और वो तय करती हैं चीजें। दुनिया के बहुत सारे जो युद्ध हुए हैं वो उनके पीछे, मैं उदाहरण देके कहूँगा, मैं यहाँ इसको पूरी कर दूँ बात, फिर दूसरा उदाहरण दूंगा कि इंसान के भीतर कोई अगर रूल करने वाला है, फैसला लेने वाला व्यक्ति है, उसकी अपनी कोई फैंटेसी है, उसके अपने भीतर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, उसके अपने कल्चरल मिथ्स क्या हैं। जैसे हिटलर के पास अपना था कि हम आर्यन रेस हैं और हम महान हैं, हमको सबको जीतने का हक है। तो कल्चरल मिथ्स, ये सारी चीज़ें मिलकर के तय करती हैं कि सेना किस देश पे हमला करेगी, किस दिशा में जाएगी और क्या काम करेगी। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा हिंदुस्तान से कि मध्यकाल में राजस्थान की लड़ाइयों को याद कीजिए कि एक राजा साहब जाते हैं कहीं और उनको दूसरे राजा साहब की लड़की से शादी करने का मन हो गया, उसने मना कर दिया तो फौजें निकल गई बाहर और हजारों लोग मारे गए, इतनी सी बात के लिए। उसके हरम में पहले से 8-10 हैं और जितनी चाहे उठा सकता है, कोई खास एक पसंद आ गई उसके लिए तलवारें चल जाती थी और लोग मारे जाते थे। तो टॉल्स्टॉय बिल्कुल सही कहते हैं कि ये तो सही है कि परिस्थितियां, इतिहास सब चीजें तय करती हैं, लेकिन मनुष्य के भीतर से भी उसकी जो अपनी वासनाएं हैं, उसकी अपनी फैंटेसीज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या पर्सनैलिटी का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें खोट है, वहां से भी चीजें होती हैं। एक नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, वो उसी तरह से जितने भी तानाशाह हुए या जितने भी तानाशाही प्रवृत्ति के डेमोक्रेट्स हुए, आप सब में देखेंगे कि नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति दिखेगी। सबको अपनी छवि से मोह होगा, सब मैं की भाषा में बात करेंगे,
वो उनके लिए सरकार ने ये किया नहीं बोलेंगे, मैंने किया, मुमकिन है, मैं हूं तो मुमकिन है, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। तो ये एक तरह का नार्सिसिज्म तो दिखता है यहाँ डेमोक्रेट्स के बीच में। लेकिन दूसरी बात यहाँ पे मुझे एक और मैं बात यहाँ जोड़ना चाहूँगा कि अगर अशांति वहाँ से निकल के कहीं और तक जाके अशांति पैदा करती है, तो अशांति को एड्रेस करने के लिए, अशांति को संबोधित करने के लिए भी मनुष्य के भीतर झांकने की ज़रूरत है। मुझे शांति देव का ये श्लोक याद आ रहा है कि छादई तुम मेदिनी सर्वम कुतश्चन भविष्यति उपानश्चन मात्रेण छन्ना भवति मेदिनी। पूरी पृथ्वी को ढकने के लिए चमड़ा कहाँ से लाएंगे? धरती तो पाँव के जूते में जो चमड़ा है उससे भी ढकी जा सकती है। तो ये समष्टिवाद व्यष्टिवाद का मामला है कि एक दर्शन कहता है कि नहीं, सारी दुनिया का समस्याओं का समाधान कर देंगे, सब कोई सुखी हो जाएगा। वो तो यूटिलिटेरियनिज्म में भी ये लोग कहते थे कि सारी दुनिया की समस्याओं का मगर न्याय, दुनिया में न्याय हो जाए तो किसी को कोई बीमारी नहीं हुई, सब कुछ सुखी रहेगा, सब आनंद में रहेगा। और मजे की बात यह है कि जेरेमी बेंथम का बड़ा नज़दीकी का उसका जो उसके फॉलोअर थे मिल साहब, उनका लड़का फेमस फिलोसफर हुआ जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ब्रिलियंट आदमी, 18, 19, 20 पहुंचते पहुंचते उस आदमी को इतना सीवियर डिप्रेशन हुआ कि आत्महत्या पे उतारू हो गया था। और वो आदमी परेशान, उसको जब लग गया, महसूस हो गया कि न्यायप्रद दुनिया हो जाएगी, उससे सब कुछ नहीं होगा, कुछ तो है, मेरे अंदर ये बेचैनी इतनी क्यों है। और उसको शंका हुई, और शंका के बाद इतनी गहरी शंका में गया, इतनी गहरी शंका में गया कि वो बहुत परेशान हुआ। लेकिन गनीमत थी कि डिप्रेशन के दौर आने के ठीक पहले वो उसने फ्रांस की यात्रा की थी, और प्राकृतिक दृश्यों से जुड़ने के बाद उसे बड़ा अच्छा लगा था। और तब उसने, वर्ड्सवर्थ जीवित थे उस जमाने में, वर्ड्सवर्थ की कविताओं और से गुजरना शुरू किया, कोल्ड्रिच को पढ़ना शुरू किया उसने, लेकिन वर्ड्सवर्थ को ज़्यादा पढ़ा। और वो अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि मैं उसके बाद कविताएं पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि नहीं, दुनिया में प्रकृति का सौंदर्य अगर है तो एक तो कि न्याय का सिद्धांत, न्याय का वातावरण, न्याय से ही सब कुछ हो, शायद संभव न हो, लेकिन सुख तब भी मिल सकता है अगर किसी फूल के पास कोई थोड़ी देर बैठे, हरियाली के छांव में थोड़ी देर बैठे, दो लोग आपस में बैठ के मीठी मीठी बातें कर लें, तब भी उनकी दुनिया बदल सकती है। तब उस आदमी को ये महसूस होता है। तो कहने का मतलब ये कि शांति और अशांति दोनों की जड़ें मनुष्य के भीतर हैं। यानी हम जब इस विषय पे अगर जब भी कभी सोचें तो हम यहाँ से भी सोचें कि हमें शांति को, अगर दुनिया में शांति है, शांति होनी है ठीक से, तो परिवार को, व्यक्ति को, सबको एड्रेस करने की ज़रूरत है। केवल हम दुनिया की बात जब करते हैं तो हम शाखाओं की बात करते हैं, पत्तों की बात करते हैं, जड़ों की बात नहीं करते हैं। जड़ें तो इंसान के भीतर हैं, जड़ें तो परिवार के भीतर हैं। खैर, तो दूसरा वॉर एंड पीस का जो मैसेज निकल के एक ये भी आता है कि युद्ध और शांति एक पेंडुलम की स्थिति बनाता है। मनुष्य के भीतर टर्मोइल चलता रहता है, मनुष्य के भीतर कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते हैं, मनुष्य के भीतर संघर्ष चलता रहता है, और लेकिन इंसान अपने भीतर के संघर्ष को संभालता है और संभाल करके एक स्थान पे पहुंचता है जहां शांति होती है, और फिर जीवन को फिर चलाने लगता है आगे उस तरीके से। तो ये पेंडुलम वाली जो स्थिति है वो चलती रहती है, और ये भी उनका एक संदेश है उसमें। लेकिन ये बात सच है कि वातावरण में अगर शांति हो, मन में शांति हो, वातावरण में शांति हो, मन पर काम करने वाली शक्तियों में शांति हो, तो रचनात्मक कार्य बेहतर होते हैं। ये सच है। मार्टिन लूथर किंग का एक कोट याद आ रहा है। वो कहते थे कि अभी जो बात हो रही है कि हम लोग का उद्देश्य है शांति, शांति, उद्देश्य तो कुछ और है। उद्देश्य तो मनुष्य का जीवन है, वो सब ठीक से रहें, अपना काम करें। लेकिन शांति तो हमारे रास्ते में शांति होनी चाहिए। शांति हमारा लक्ष्य कि हम लड़ते झगड़ते शांति तक पहुंचे और फिर उसके बाद लौट करके आए और फिर अशांति में घुस गए, तो ये तो नहीं। तो शांति तो हमारा मार्ग होना चाहिए, और इतनी शांति तो जरूर चाहिए हर किसी के जीवन में जितनी शांति प्रेम करने के लिए चाहिए।
दो इंसान जब प्रेम करते हैं, आप कल्पना कीजिए कि बाहर गोलियां चल रही हों, तो आप अपनी प्रेमिका का चुंबन ले सकते हैं? नहीं। कोई व्यक्ति संभोग कर सकता है? नहीं। बगल में घर जल रहा हो तो? इतनी शांति तो चाहिए किसी भी तरह के सृजन के लिए। एक इंसान को बनाने के लिए, दो बूंद विरज गिराने के लिए भी इतनी शांति चाहिए कि बस थोड़ी देर के लिए बस हम और तुम हो। तो सृजन के लिए शांति तो चाहिए, कम से कम इतनी, और अधिक से अधिक जितनी भी हो। अधिक से अधिक कितनी? हम जो जो मंत्रों में पाठ होता है, कहते हैं शांति शांति शांति। मेरा ख्याल है कि मैंने इसको बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि शायद ये 3 तरह की शांति की बात हो रही है। पता नहीं और भी अर्थ होता होगा, लेकिन मेरे दिमाग में जो अर्थ आया कि मन में शांति, वातावरण में शांति, मन पर काम करने वाली शक्तियों में शांति। और इसके बिना जो सरस्वती है वो अवतरित नहीं होगी। इसके बिना आप आवाहन भी ठीक से नहीं कर सकते हैं अपनी रचनात्मकता का, और इसके बिना आप कुछ ठीक से काम भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बेहवल हैं, तो आदमी जब बहुत परेशान होता है तो उसका जो इमेजिनेशन है वो नैरो हो जाता है, कल्पना शक्ति उसकी सिकुड़ जाती है। और जब थोड़ा शांत होता है, ऐसे ही वर्ड्सवर्थ नहीं कहा गया रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, जब आप शांत होते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें आने लग जाती हैं और आपकी कल्पना बहुत अलग अलग तरीके से सोचने लग जाती है। दूसरी चीज ये है कि जब आप शांति में होते हैं, वातावरण में शांति है, थोड़ी देर अपने भीतर झांकने का मौका मिलता है, तो आपका जो भीतर का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, वो भी थोड़ा मुलायम हो जाता है, नरम हो जाता है। तो उसका एडवांटेज क्या है, उसका लाभ क्या है कि जो हमारे भीतर जो ईड के भीतर जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा रिडायरेक्ट हो जाती है कहाँ? ईगो उसको रिडायरेक्ट कहाँ करता है? अच्छे काम के लिए, रचनात्मक काम के लिए। मैं यहाँ पे फ्राइड की जो क्रिएटिविटी को लेकर थियरी है उसको बहुत सरल तरीके से आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो कुछ भी क्रिएटिव प्रोडक्ट बनता है फ्राइड के हिसाब से, उसका रॉ मटेरियल आता है अनकॉन्शियस से, अचेतन से उसका रॉ मटेरियल आता है। और हमारा जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है उदात्तीकरण का, सब्लिमेशन का, वो उसको एक लेवल तक ले जाता है और उसको परिष्कृत करता है, और उसके बाद सुपर ईगो उसकी एडिटिंग करता है। और इसकी जो पूरी एनर्जी है वो हमारी इड से आती है, हमारी यौन ऊर्जा से आती है, हमारे लिबिडो से आती है, एनर्जी वहाँ से आती है। तो अगर फ्राइडियन एंगल से देखें इसको, तो जैसे ही शांति होती है, आप जो आपका ईगो बहुत सारे डिफेंसेज में लगा हुआ है, बहुत सारे डिफेंसेज और बहुत सारे ऑफेंसेज में लगा हुआ है। अगर ट्रंप का ईगो हो तो मिनिस्ट्री ऑफ वार बना देगा, तो वो ऑफेंसेज में लगा हुआ है, वो शांति में सिकुड़ जाता है, वो शांत हो जाता है। तो फिर क्या है कि जो मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं वो एक्टिव होते हैं, जो रचनात्मक होते हैं, जो बेहतरीन काम करने वाले होते हैं वो एक्टिव होते हैं, और तब आप क्रिएटिव प्रोडक्ट को बना पाते हैं। तो सृजन के लिए शांति का महत्व यहाँ भी है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि महाभारत के बाद व्यास परेशान होकर के जाते हैं, युधिष्ठिर जाते हैं उनसे मिलने के लिए। युधिष्ठिर कहते हैं कि बहुत परेशान हैं, तो वो कहते हैं कि जाओ ऐसे ऐसे करो, ये करो, लोगों की तकलीफें सुनो और जो सोल्व कर सकते हो करो, तर्पण यहाँ करो वहाँ करो, जो कथा है वो कथा है। और खुद वो निकल जाते हैं वहाँ से, जहाँ थे वहाँ रहे नहीं, वो चले गए माने, जिसको भारत का पहला या आखिरी गांव कहा जाता है, वहाँ पहुँच गए। वहाँ एक नदी बहती थी, उस किनारे वहाँ आज भी 2 गुफाएं मानी जाती हैं, गणेश गुफा और व्यास गुफा, जो कि मेरे ख्याल से एक्सटर्नल मेटाफर्स हैं उसके। सच्चाई तो ये है कि व्यास गणेश गुफा, गणेश मतलब हाथी का सिर, हाथी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि व्यास अपने क्रिएटिव ब्रेन के क्रिएटिव हिस्से से वो छंद जो श्लोक थे वो गढ़ते चले जा रहे थे और गणेश गुफा में वो डालते चले जा रहे थे। तो एक व्यास गुफा में रचना हो रही थी और गणेश गुफा में चीजें जमा हो रही थी, यानी जो भी था दोनों गुफाएं मनुष्य के भीतर थी, व्यास जी के भीतर ही थी। तो व्यास एक शांत जगह पे जाते हैं और समय लेते हैं और तब जाके महाभारत की रचना होती है। दुनिया में कोई भी बड़े रिसर्च, कोई भी बड़े साइंटिस्ट, कोई भी बड़े लेखक की बात अगर देखते, जितने भी क्लासिक्स लिखे गए हैं भागते दौड़ते नहीं लिखे गए हैं, ठहर करके। मैं इमैनुअल कांट की जीवनी के बारे में पढ़ रहा था, कैटेगरिकल इंपरेटिव पर जिसमें उन्होंने अपनी बातें जिसको बहुत स्टैब्लिश किया। तो पहली किताब जब आई थी तो उन्होंने 2-3 साल कुछ भी नहीं, चुपचाप बस
थोड़ा मोड़ा क्लास किया, कॉफ़ी पढ़ाया वढ़ाया, चले गए, कॉफ़ी पी, फिर चुपचाप रहते थे वो, और तब जाकर उन्होंने काम पूरा किया। तो एक शांति बहुत ज़रूरी है, उसके बिना रचनात्मकता की तरफ आप नहीं पहुंच सकते हैं। ग्रीक में अपोरिया, और ग्रीक की लैटिन बोलेंगे इसको, अपोरिया एंड पोएसिस, लैटिन वर्ड है कि ग्रीक है? थोड़ा कंफ्यूज करके बोलने में अब आपसे कंफर्म करके चल रहे हैं। तो एपोरिया और पोएसिस दो शब्द का जिक्र आता है। एपोरिया लिखे जाने से पहले की स्थिति है जिसमें आप एक खास तरह की स्थिरता में होते हैं, स्टिलनेस में होते हैं, शांति में होते हैं, सन्नाटा में होते हैं। आपको नहीं पता आपके भीतर क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं, क्या सोचने जा रहे हैं। कई बार लगता है कि हम चुप गए, खत्म हो गया। और पोएसिस गतिशीलता, तो ये वाली शांति भी जरूरी है मनुष्य के भीतर रचनाशीलता तक पहुंचने के लिए। एपोरिया से पोएसिस तक की यात्रा, और इसलिए कभी किसी कवि के जीवन में एपोरिया की स्थिति आए तो उसका आनंद उठाना चाहिए कि हम पोएसिस के लिए शायद तैयार हो रहे हैं। अच्छा वातावरण मिलता है, माहौल बनता है, तो चीजें बेहतर लिखी जाती है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। इस देश में सर्वश्रेष्ठ साहित्य, मैं अरुण कमल जी को फिर कोट करूंगा इस यहाँ पे। अरुण से जब भी बात होती है तो बड़े भाव भरे शब्दों में कहते हैं कि भक्ति काव्य को पढ़ना चाहिए। और ये सच्ची बात है कि भक्ति काव्य जितना इस देश में, भक्ति तुलसी, कबीर, रहीम, जितने भी उस समय, मीरा, उनका साहित्य जितना लोगों तक पहुंचा और उसकी ऊंचाई भी बनी रही, ऐसा नहीं कि उसकी ऊंचाई खंडित हुई, पूरी ऊंचाई, पूरी तीव्रता और पूरी अपनी सार्वभौमिकता के साथ लोगों तक वो सारा साहित्य पहुंचा। और तो लेकिन देखिए क्या मामला था, वो समाज को देख रहे थे सब लोग। ऐसा नहीं था, उनके समय बहुत शांति वातावरण में थी, लेकिन वो समाज को देख रहे थे, सबको झेल रहे थे। लेकिन फिर वो उन्होंने अपने भीतर एक खास तरीका ईजाद किया शांति का, आत्मसंवाद का, चाहे उनके लिए ईश्वर का प्रतीक हो, किसी के लिए कुछ और प्रतीक हो, सबने अपने अपने तरह से प्रतीक गढ़े और अपना काम करते हुए और उस शांति के साथ जो साहित्य रचा वो अमरत्व की बात तक पहुंचती है। वही बात मैं मिथकों के बारे में महसूस करता हूं कि जब दुनिया में जितने जगह मिथक लिखे गए, ऐसा नहीं है कि तलवारों के साए में लिखे गए, लोग कम थे, चांद सुंदर तरीके से निकलता था, सूर्योदय अच्छा हुआ करता था, हवाएं अच्छी चलती थी, हरियाली थी, फूल थे, सब था, और लालसाएं नहीं थी, कामनाएं नहीं थी, जो प्रतियोगिता नहीं थी, कुछ नहीं था। तो उसलिए उससे बड़ा आसान था कुछ कर पाना। और तब उस समय जो चीजें लिखी गई, मिथक रचे गए, हम बड़ा से बड़ा साहित्य भी मिथकों की ऊंचाई को छूना चाहता है। जितने सुंदर मेटाफर्स वहां पे हैं उनकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उनको आप हम मेरी किताब पे कितनी किताबें लिखी जाएंगी, एक आध आलोचना, समीक्षा, आलोचना तक काम खत्म। लेकिन जो जो मिथकीय साहित्य है सारी दुनिया में फैला हुआ, उसको आधार लगा करके, चाहे वो इस देश के बहुत सारे काव्य, उसके बाद राम कथा पे, कृष्ण का महाभारत पे, महाभारत तो कितनी किताबें लिखी गई। आप अगर हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं तो जो बिब्लिकल कंटेंट है, बिब्लिकल जो कैरेक्टर्स हैं, उनके रेफरेंसेज हैं, उसको लेके कितनी किताबें हैं, यूलिसिस जैसी महान कृति भी। तो ये मिथक भी उसी शांति में लिखे गए जब लोगों ने इसको महसूस करना शुरू किया कि कैसे उसका अर्थ लगाया जा सकता है। अब मैं थोड़ी सी बातें क्रिएटिविटी के बारे में बात करूंगा, रचनाशीलता के बारे में बात करूंगा, कुछ बेसिक्स चीजें। दुनिया में जब मनुष्य कैसे कैसे विकसित होता है सब कुछ, तो उस पर थोड़ा बाद में, उसके पहले मैं यहां से कहूंगा कि जब रचनात्मकता के बारे में जब लोगों ने चर्चा करना शुरू किया, बात करनी शुरू की, तो यही बात चली शुरू में कि जो क्रिएटिविटी है वो डिवाइन डोमेन की चीज है, रच केवल ईश्वर सकता है। रिपब्लिक में प्लेटो भी कहते हैं कि भाई तुम रचते नहीं हो, तुम इमिटेट करते हो, नकल करते हो, रचना किसी और ने की है। दुनिया के सारे धर्मों में लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, लेट देयर बी ह्यूमन बीइंग एंड देयर वाज ह्यूमन बीइंग, लेट देयर बी ट्री देयर वाज ट्री। अपने आप ही ब्रह्मा आए, उन्हें ब्रह्मांड ऐसे रचना कर दी और पृथ्वी, आसमान, तारे सब बना दिए। फिर सरस्वती आई, उसने जीवन की लय रच दी, ऐसे ऐसे ये अपने आप ही। लेकिन हर
समाज ने, हर संस्कृति में, हर सभ्यता में लोगों ने चीज़ों को फिर से समझने की नए ढंग से कोशिश की और बड़ी शिद्दत से कोशिश की। भारत में ये कोशिश थोड़ी पहले हुई। यहाँ पे लोगों ने कहा कि क्रिएटिव ब्रेन जो होगा या क्रिएटिव कौन आदमी क्रिएटिव बनेगा, कौन रचनात्मक बनेगा, तो नवनवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी हो, मतलब कॉन्टिन्यूअसली अवेकेंड सैपियंस अंग्रेजी में अनुवाद करें तो नवनवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा होगी, वही रचनात्मक। मेरा ख्याल है कि अभिनव गुप्त का रचित ये शब्द है कि, और उसके बहुत बाद, अभिनव गुप्त के होने के बहुत बाद रेनेसा जब आया, तो रेनेसा के पीरियड में फिर बहुत सारी बातें इस पे हुई। इमैनुएल कांट आए और बहुत सारे दार्शनिक आए और उस समय ह्यूमनिज्म का मूवमेंट चला और तब ये माना कि नहीं, मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। उनके सामने उदाहरण थे माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची जैसे, पॉलीमैथ जो कि पुल भी बना रहे थे, पेंटिंग भी बना रहे थे, कविताएं भी लिख रहे थे और भी मूर्तियां भी बना रहे थे। तो एक इंसान के भीतर से इतना कुछ निकल रहा है, तो इसलिए क्रिएटिविटी को, रचनाशीलता को ह्यूमन डोमेन की चीज़ घोषित करने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। और लेकिन कांट जो डिफाइन करते हैं क्रिएटिविटी को, तो वो बोलते हैं कि भाई ये क्रिएटिविटी जो है या वो कुल मिला के एक जीनियस का काम है, जिसमें एग्जेम्पलरी ओरिजिनलिटी होनी चाहिए और कल्पना का, इमेजिनेशन का पूरा खेल होना चाहिए, लेकिन इसमें कोई रूल फॉलो नहीं होगा और कौन चीज़ कब बनेगी क्रिएटर भी नहीं जानता है, बड़ा रहस्य है। यहाँ तक कह के चले गए, लेकिन दुनिया बदलती रही, रेनेसां तक दुनिया रुकी नहीं। औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति होने के बाद मशीनें बनने लगी, एक जैसी चीज़ें बना, जो मनुष्य बना रहे थे कुछ कुछ अनोखी चीज़ें, उस थोड़ा सा अनोखेपन के साथ मशीनें बनाने लग गई। फिर दुनिया में जो राजतंत्र था वो डेमोक्रेसी की तरफ शिफ्ट होने लगा, ह्यूमन राइट्स की बात आई। तो जब समाज बदलता है बाहर से, तो मनुष्य के भी उसकी जो सैद्धांतिकी होती है वही बदलने लगती है, उसकी परिभाषा भी बदलने लगती है। तब लोगों ने इसको बहुत, परिभाषा को सिंप्लीफाई कर दिया। वो एक बहुत लंबी बातचीत होगी, मैं उसमें नहीं घुसना चाह रहा हूँ, बस सरल तरीके से कह के निकल रहा हूँ यहाँ से कि, लेकिन वहाँ भी 3 तत्व है कि क्रिएटिव प्रोडक्ट क्या है। क्रिएटिव प्रोडक्ट वो है कि जिसमें थोड़ा नयापन हो, नॉवेल्टी हो, वो यूजफुल हो और उसके बनने में कल्पना का, इमेजिनेशन का रोल रहा हो और वो समाज उसको एक्सेप्ट करे। क्योंकि वो एक एंगल और भी है कि आप कुछ भी बना देते हैं, अनोखा है, यूजफुल भी है, लेकिन उसके जो क्रिटिक हैं, उसके जो उस डोमेन के गेट कीपर्स हैं, उन्होंने अगर अप्रूव नहीं किया तो वो क्रिएटिव प्रोडक्ट नहीं माना जाएगा। मिहाई चिक्सिनमिहाई एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, हंगेरियन अमेरिकन, उनकी बड़ा सा काम है, उसमें यहाँ तक घूम के पहुँचते हैं और भी बहुत सारी बातें, बट ये बात वो अच्छे से कहते हैं कि डोमेन में उसको होना चाहिए। जब तक डोमेन में वो चीज़ स्वीकृत नहीं होती और लोगों तक नहीं पहुँचती है ठीक से, तो फिर क्रिएटिव प्रोडक्ट नहीं है। एमिली डिकिंसन की कविताएं अगर नहीं छपती तो क्रिएटिव प्रोडक्ट नहीं थी, कुछ थी जो कि ख़त्म हो गई। मुक्तिबोध की जो अंडर रिपेयर कविताएं जो बक्से में पड़ी थी, और अगर वो चीज़ें निकल कर नहीं छपती तो क्रिएटिव प्रोडक्ट है या नहीं है कोई जान भी नहीं पाता। तो ये भी एक कंपोनेंट उसका है। मनुष्य के जो मनुष्य का जो विकास हुआ है, जो कुछ भी है, जहाँ से हम लोगों ने यूनिसेलुलर से लेकर, अगर डार्विन को मानते हैं तो मल्टी सेलुलर, और फिर एक लगातार चेंज, परिवर्तन होते होते और इंसान जिस रूप में आज आया है, तो इसमें जो मनुष्य बन जाने के बाद की जो यात्राएं हैं, उन यात्राओं में क्रिएटिविटी का रोल बड़ा अहम है, बहुत अहम है। इसी ने तय किया है, रचनाशीलता ने ही तय किया है इसको। रचनाशीलता ने ही ये तय किया है कि कैसे मनुष्य की दिशा क्या होगी और कैसे होगी। आप 2.5 मिलियन साल पीछे जाके देखिए, तो जब कुछ नहीं था तो लोगों ने पत्थर को धार बना के हथियार का काम लिया। लेकिन 1 बिलियन और आगे बढ़ जाइए, 1.5 बिलियन के आसपास, तो विजय जी ज़्यादा अच्छे से गवाही देंगे इसकी कि होमो इरेक्टस ने भी बहुत सारे हथियार बनाए और सिमेट्रिकल बनाए, यानी फिर एस्थेटिक सेंस आना शुरू हो गया वहाँ पे, सौंदर्य बोध वहाँ आना शुरू हो गया वहीं पे। मैं कहीं पे ढूंढ के पढ़ रहा था, मुझे कहीं अचानक मिल गया था कि स्पेन वगैरह के इलाके में कहीं पे होमो इरेक्टस के बनाए कुछ मंडल, कुछ आकृतियाँ ऐसी हैं जो अच्छा उनको माना गया कि ये कलात्मक चीज़ें हैं, या तो उनके रिचुअल से हैं लेकिन वो कलात्मक तरीके से हैं। यानी होमो इरेक्टस के यहाँ भी कला ने, रचनाशीलता ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी।
लेकिन दुनिया में बदलाव कब आया? दुनिया में बदलाव तब आया जब कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन कहने में लगता है क्रांति, कोई ऐसी सोवियत रिवॉल्यूशन जैसी चीज़ तो नहीं थी उसमें। उसमें हुआ यह था कि मनुष्य के जो होमो सेपियंस थे, उनके जीन में उनके जो गुणसूत्र थे उसमें म्यूटेशन हुआ, अचानक परिवर्तन होना शुरू हुआ। उस परिवर्तन का नतीजा हुआ कि मनुष्य का दिमाग जो छोटा था उसका आकार बढ़ गया। एक बात, उस कौन सा हिस्सा ब्रेन का बढ़ा? जो इमेजिन कर सकता है, जो डिकोड कर सकता है, जो एंटिसिपेट कर सकता है, जो रिक्रिएट कर सकता है, जो फिर से चीज़ों को जोड़ के रिकॉम्बाइन करके रख सकता है। ये जब हुआ तब चीज़ें बदलने लगी, और तब फिर गहने बनने लगे, खास तरह से कपड़े बनने लगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी उस पीरियड में बनने लगे। 60-70 हज़ार साल पहले कुछ ऐसे भी सबूत मिले हैं। तो ये मनुष्य का विकास उस म्यूटेशन से हुआ, और ये होमोसेपियंस में ज़्यादा हुआ। तो तब सारा खेल उसके बाद का ही है, क्योंकि तब आप इमेजिन करने लगते हैं तो तब आप एक आपका भला करने वाला सूर्य, चांद, फूल, इन सब को आप एक खास मीनिंग से देखने लगते हैं, यानी तब आप सिंबोलिज्म में घुसते हैं। तो ये जो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन था वो सिंबोलिज्म तक पहुंचाया, और सिंबोलिज्म के बिना क्रिएटिविटी होती नहीं है, क्योंकि बहुत चीज़ें आप हमेशा गढ़ नहीं सकते हैं। एक प्रतीक जितना कुछ कह जाता है उतना कई बार मोटी मोटी किताबें नहीं, एक मुहावरा जितना कहता है मोटी किताब नहीं कह पाती है। तो ये उसके बाद शुरू हुआ, और हुआ ये कि तब जो रचनाशीलता थी वो एक्सप्रेसिव हो गई। पहले वाली क्या थी हथियार के लिए? वो थी रिएक्टिव, कि हमें कुछ चाहिए, क्या करना चाहिए, इसको इससे मारा नहीं हुआ, चलो इसको पतला करते हैं, ये रिएक्टिव थी। लेकिन बाद में चीज़ें कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के बाद एक्सप्रेसिव होने लगी, और हमने पूरी कहानियों का संसार रचा। जैसे जैसे विकास हुआ, हमारे सोचने में एक फ्लूइडिटी आने लगी, एक तरलता आने लगी, और तब समाज बड़ा होने लगा, कई कबीले जुड़ने लगे। उसके लिए संवाद के लिए भाषा की जरूरत पड़ी, उसके लिए और उनकी कहानियां, सारी कहानियों को जोड़ने की जरूरत पड़ने लगी, और तब फिर उससे बड़े बड़े आख्यान बनने लगे। तो इस तरह से जो सभ्यता का विकास होता है वो इस तरीके से होता है। और सोशल जो कॉम्प्लेक्सिटी थी हमारी, कल्चरल कॉम्प्लेक्सिटी थी, वो सारी चीज़ें हमारे भीतर घुसने लगी, और रचनाशीलता जो हमारी है वो एक नए स्वरूप में आने लगी। एक और बात जो ध्यान देने वाली बात है कि जब तक वो लोग सब लोग हंटर गैदरर थे, तब तक उनके पास अवकाश कम था। सबको रोज कुआं खोदना था, रोज पानी पीना था। जब खेती बाड़ी का माहौल बन गया तो कुछ लोग फ्री हो गए। तब उन लोगों ने, जो क्रिएटिव लोग थे, वो बैठ के लिखने लगे। कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कहानियाँ बना रहा है, कोई कहानियाँ सुना रहा है, कोई म्यूजिक बजा रहा है। तो सबको उस तरह से थोड़ा थोड़ा स्पेस चाहिए, यानी एक लीजर, थोड़ा स्पेस, थोड़ा समय का भी स्पेस, जगह भी चाहिए, और थोड़ा उनको समय का स्पेस भी चाहिए, तभी वो कुछ कर पाएंगे। तो और उसके बाद जब यात्रा आगे बढ़ी तो फिर ज्ञान कई दिशाओं में बढ़ने लगे। तब फिर कॉम्प्लेक्स लिटरेचर, कॉम्प्लेक्स म्यूजिक, और कॉम्प्लेक्स चित्र, जिसमें कि एब्स्ट्रैक्शन तक, संकेत तक बहुत सारी चीज़ें होने लग गई, और दुनिया नए, कुल मिला के जो यात्रा है क्रिएटिविटी की, रचनाशीलता की, वो अस्तित्व से अर्थ तक की है। शुरू में सब अपने अस्तित्व को बचाने में लगे थे, फिर अस्तित्व को समझने लगे, फिर अस्तित्व का अर्थ ढूंढने लगे। तो मीनिंग, ये अस्तित्व से अर्थ तक की यात्रा रचनाशीलता की है, और इसकी जड़ में खाद पानी का काम करने का जो काम है, उसके लिए शांति सबसे अनिवार्य कंपोनेंट है। लेकिन आज की तारीख में हम जिस समय में हैं, मैंने कुछ उत्पातों की चर्चा पहले कर दी, कुछ और उत्पातों की चर्चा करूंगा, क्योंकि अशांतियां सिर्फ, मैं ये मान के आया था कि मैं सिर्फ राजनीतिक व्याख्यान नहीं दूंगा, मैं जो हूं मैं वो बात भी करूंगा। तो अशांतियां केवल राजनीतिक ही नहीं है, अशांतियां और स्तर पर है। ये अलग बात है कि जिन अशांतियों का मैं जिक्र करने जा रहा हूं उनकी जड़ में लालच है। तो वैसे तो लालच युद्ध की जड़ में भी है, लालच ही है। ट्रंप को क्या जरूरत थी वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को किडनैप करने की? अगर उसको तेल का मालिकाना हक देता कि साहब तेल के धंधे में आप आइए और इतना हिस्सा आपका, इतना हमारा,
वहां भी तो लालच ही था। आखिर मिडिल ईस्ट में जो जो तबाही है, उस तबाही के पीछे किसके किसके स्वार्थ नहीं जुड़े हुए हैं? यहूदी वहां से जो भागे इजराइल से, उसके पीछे, और जब हिटलर ने मारा उसके पीछे। तो कहीं ना कहीं सब चीजें मनुष्य के लालच और मनुष्य के भीतर की कुत्साओं से जुड़ी, सबके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन आज की तारीख में जो चीजें और भी कुछ चुनौतियां हैं, जो सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया बदल के जहां पहुंच गई है, वहां पे अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। लोगों के पास इतनी सूचनाएं हैं, इतनी सूचनाओं की बम्बार्डिंग है, चारों तरफ से बारिश हो रही है कि अब आप के पास रुक के, ठहर के सोचने का समय नहीं रह गया है। पल भर में खट 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 खट। अब कहाँ, अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव है, आपको एक मिनट ये पता, अगली बार पता लग रहा है कि वहाँ ये मिस वर्ल्ड में फलाना जीत गई, दूसरी बार पता लग रहा है कि वहाँ पे 3 लोग मारे गए, फिर चलता है कि आपके मोहल्ले में गोली चल गई, फिर पता चला कुछ और, कहीं बलात्कार हो गया। एक एक चीज खट 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 आ रही है। ऐसा नहीं कि पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब जो कुछ हर चीज आप तक पहुंच रही है, इसके बीच में, इसलिए आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया हमारा। दूसरी चीज ये है कि ऑर्थोडॉक्स 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 और ये जो नए लोग जो कहते हैं ऑर्थोडॉक्सी ऑर्थोडॉक्सी की, वो लोग पुराने लोग ऑर्थोडॉक्स हैं, हम लोग बहुत नए हैं। इनकी ऑर्थोडॉक्सी नए किस्म की है। इनकी ऑर्थोडॉक्सी क्या है? क्या करो, कैसा रील बनाओ कि वायरल हो जाए। तो जो वायरलिटी है, ये भी एक ऑर्थोडॉक्सी है कि दिव्य प्रकाश दुबे या पंकज दुबे, कौन कौन जो नई हिंदी वाले, मुकुल जी क्या नाम सब है, तो ये लोग जो नई हिंदी वाले लिखे हैं, उनकी किताबें ज़्यादा बिकती हैं, या किसी किताब पे सीरियल बन गया, यानी थोड़ा क्राइम, थोड़ा सेक्स, थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, थोड़ा झटका मिला दो तो बात बन जाएगी। ये जो खेल है, ये एक तरह, नए तरह का एल्गोरिदम रच रहा है, और उस एल्गोरिदम में आप उसके साथ चलने के लिए विवश हैं, और इसके चक्कर में ओरिजिनलिटी मार खा रही है, ओरिजिनल क्रिएटिविटी मार खा रही है। बहुत कम लोग हैं विनोद कुमार शुक्ल की तरह कि एक कोने में चुपचाप बैठ के लिख रहे हैं और सब कुछ वहां तक पहुंच जाता है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर तो कभी बाद में बात की जाने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने काम तो किया उसी तरीके से, या अपने एक शहर में बैठ के अपना रचनात्मक काम करते रहे। तीसरी बड़ी समस्या हमारे समय की जो है, वो ओवर प्रोडक्टिविटी। ये ऑलमोस्ट अत्याचारी है। ओवर प्रोडक्टिविटी अत्याचारी। रील्स तो रील ही रील, म्यूजिक तो म्यूजिक, फिल्में तो इंडिया ने कितनी फिल्में बना दी, कैसी बनी, क्या बनी में कोई, और ये जो डिमांड है, फिर वही लालच, मार्केट और ओवर प्रोडक्शन। ऐसे में आप ओरिजिनलिटी की बात कैसे सोच सकते हैं? यहाँ तो बर्नआउट हो रहा है, एग्जॉशन हो रहा है। फेसबुक पे कवियों की बहुत सारी कविताएं पढ़ी हैं, उसमें बर्नआउट की कविताएं बहुत दिखती हैं मुझे। सब बहुतों की कविताओं में बर्नआउट है। प्रेम कविताएं लिखते लिखते लगता है इतनी प्रेम कविताएं लिखते हैं कि अगर कोई प्रेमिका या प्रेमी मिले उनसे, तो वो चुंबन के लिए होठ नहीं हिलेगा, उनको यह हाल लगता है देख करके। जीवन से इतने दूर जा चुके हैं कविताएं लिखते लिखते। तो ये भी एक तरह का बर्नआउट है, ओवर क्रिएशन। और इनर लाइफ में जो क्राइसिस है आज की तारीख में, वो नए ढंग की क्राइसिस है, बहुत अलग तरह की क्राइसिस है। सुरक्षा कवच सारे एक एक करके ध्वस्त होते चले जा रहे हैं, दुविधाएं बहुत सारी होती चली जा रही हैं, और आप हर मिनट जज किए जा रहे हैं। मैंने अगर कोई बहुत गंभीर सी पंक्ति लगाई, 3.5 लाइक उसको मिलेंगे, और किसी ने कोई उटपटांग सा कुछ तमाशा कर दिया, वहां पर लाइक्स की भरमार आ गई। तो ये आप हर मिनट जज हो रहे हैं, ये भी क्रिएटिविटी को ध्वस्त कर रही है। और जो भेड़ चाल है, एक भेड़ इधर सब चल दिए, ये क्रिएटिविटी में भी बहुत कॉमन है। ऐसा ही गाना चलता है, ऐसी ही फिल्में बनती हैं, यही वाली पेंटिंग बिकती है। मध्य प्रदेश से एब्स्ट्रैक्ट वाली बिकेंगी, दिल्ली से शेप वाली बिकेंगी, सुबोध जी का कुछ 3 टप्पर का अनोखा बनाएंगे, वो बिकेगा, उसके उनके फॉलोअर्स ही बन जाएंगे। तो ये जो फॉलोइंग है ब्लाइंड, इसने भी क्रिएटिविटी का बड़ा बुरा हाल किया है। ऊपर से मतलब कह सकते हैं कि कई बहुत सारे विष के बीच में एक और विष है, पॉलिटिकल जो पोलराइजेशन है। ये सब जगह है, सारी दुनिया में है कि आप हैं किधर, आप तय कीजिए। या तो आप संघी हैं या लिबरल हैं। अब लिबरल हैं और संघी हैं, भाई हो सकता है कि कोई बहुत लेफ्ट ना हो, बहुत संघी भी ना हो, वो कहाँ जाएगा? ये भी संकट है, ये पोलराइजेशन।
दूसरा लोकप्रिय और कम लोकप्रिय का लफड़ा। तो ये सारे तूफान के बीच में जो सबसे बड़ी चीज जा रही है वो सॉलिट्यूड, जो एक शांति प्रशांति जो लिखने के लिए जरूरत है, एक ऐसा एकांत जहां अकेलापन महसूस ना हो सके, ये थोड़ा कम होता जा रहा है। दुनिया के हर हिस्से में इतने सारे हस्तक्षेप हो रहे हैं जगह जगह से कि कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, और दुनिया एक अलग तरह से कंपैरेटिवली लेस अलग तरीके से कह सकते हैं कि एक तरह की ब्लंटिंग हो रही है क्रिएटिविटी के क्षेत्र में। बहुत तरह के दोहराव आ रहे हैं या ठहराव का देखने को मिल रहा है सारी दुनिया में। कोई आविष्कार भी कोई ऐसा दुनिया में बहुत बड़ा काम कर देने वाला आविष्कार भी नहीं हो पा रहा है काफी समय से। तो अब मैं दो बातें करके, अब मेरा ख्याल है कि मैं बहुत लंबी बात कर गया, तो एक बड़ा सुंदर संवाद मैंने पढ़ा था, मैं उससे कुछ बातें साझा करूंगा। फ्रॉयड और आइंस्टीन के बीच में बातचीत हुई थी एक बार 1932 में, उन दोनों के बीच पत्र व्यवहार हुआ था। मुझे ये पीस कभी मिला तो मैंने सुरक्षित किया था अपने लिए। जोहान विंसेंट गॉल्टन, ये नॉर्वेजियन सोशियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने उसको नोट किया और उस पर अपना छोटा सा क्रिटिक लिखा। और ये तो मेरा ख्याल है कि ये आज की जो बातचीत है उसके लिए बड़ा मौजू संवाद है, और विश्व शांति के संदर्भ में खास तौर से 1932 में ये पत्राचार हुआ था। आइंस्टीन का क्या स्टैंड है? आइंस्टीन जो उसमें है ना, एक रियलिस्टिक लॉयर, एक यथार्थवादी वकील की तरह जी रहा करते हैं, और कहते हैं कि भाई अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ नेशनल सोवरेनिटी टू ए ग्लोबल लेजिस्लेटिव जुडिशियल अथॉरिटी। यूएनओ हम लोगों ने बनाया भी, दुनिया के लोगों ने बनाया तो 1945 में बनाया, लेकिन वो 1932 में इस बात को कह रहे हैं कि लेकिन वो और भी ज्यादा बढ़ के कह रहे हैं अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ नेशनल सोवरेनिटी टू ए ग्लोबल लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी। ये उनका समाधान था। दूसरा वो आइडेंटिफाई करते हैं कि ग्रीड, लालच, लालच सबसे बड़ी समस्या है शांति के मार्ग में। दुनिया में शांति तब तक नहीं आएगी जब तक लालच को लोग मैनेज करना नहीं सीखेंगे। और वो भी व्यंग से कमेंट करते हैं कि इंटेलेक्चुअल लोग भी कम लालची नहीं होते हैं। एक तरह उनके भीतर भी तरह तरह के लालच रहते हैं, और वो भी उसके खेल का स्वरूप बदल देते हैं। फिर वो महसूस करते हैं कि साइकोलॉजिकल फोर्सेज भी इसमें रोल प्ले करते हैं। फिर उन्होंने छोड़ दिया होगा कि फ्राइड इस पे अपनी बात रखेंगे, और फ्राइड उसको दूसरे एंगल से देखते हैं। फ्राइड का जो है वो फ्राइड का जो फेमस थियरी है कि इरोस और थैनेटस, दो तरह के इंस्टिंक्ट हमारे भीतर हैं। इरोस जो होता है वो लिबिडो वाली एनर्जी उसमें है, और थैनेटोस डिस्ट्रक्टिव है। एक क्रिएटिव एनर्जी है, एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, और दोनों हमारे बीच रहेगी। अगर हम डिस्ट्रक्टिव एनर्जी बाहर की तरफ डायरेक्ट कर दिया तो दुनिया में तबाही ला देगी, वो किसी को मारेगी, किसी को तबाह करेगी, नष्ट करेगी। अपनी तरफ कर दिया तो सुसाइड में बदल जाएगी, खुद को आप खत्म करेंगे। इरोस का जो इस्तेमाल है वो रचनात्मक इस्तेमाल है, लेकिन थैनाटोस के साथ मिलकर गड़बड़ करो तो फिर बलात्कार भी कर सकता है। तो ये मनुष्य के भीतर ये खेल चलता रहता है। फिर वो आर्ग्यू करते हैं कि एग्रेशन जो है, आक्रामकता है, वो जन्मजात है, वो इननेट है, इनबिल्ट है, उससे मुक्ति नहीं है। वो आदमी है तो एग्रेशन थोड़ा तो रहेगा ही उसमें, थोड़ा एग्रेशन रहेगा उसमें। तब क्या है कि ये सारी चीजें थैनाटोस और एग्रेशन कैसे मैनेज होगा? तो वो कहते हैं कि इसकी जो ऊर्जा है इसको ट्रांसफर करो लार्जर यूनिटीज में। जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई चलो बुद्ध ने कह दिया तो सब बुद्ध की तरफ, शांति शांति शांति। किसी अस्मिता के से जोड़ करके, किसी आइडेंटिटी से जोड़ करके, किसी बड़ी विचारधारा से जोड़ करके, जैसे ही आप वहाँ राष्ट्र की अवधारणा से जोड़ करके कि राष्ट्र के लिए हम जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, हमें हमारे राष्ट्र का सिद्धांत है, हम ये करेंगे। तो उसके साथ जब अपने आप को जोड़ देते हैं तो वो चीज़ें बदल जाती हैं, और तब उसको आप मैनेज कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को और जो पावर है वो। और जब ये करते हैं तो शांति पैदा होती है, क्योंकि आप बड़ी इकाइयों के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं। फिर वो कहते हैं कि कल्चरल इवोल्यूशन जब होगा, हो रहा है, लगातार होगा, तो उसके बाद शायद दुनिया में शांति आ जाएगी, उनका ये लगता है। यानी दोनों का सारांश निकालिए तो सेंट्रल ग्लोबल अथॉरिटी एक हो और कल्चरल डेवलपमेंट हो, समाधान इसमें है। यही दो विचारक मिलकर निकालते हैं 1932 में।
1945 में हम यूएनओ बनाते हैं और आज की तारीख में यूएनओ किसी काम का नहीं रह गया है और हम कहाँ हैं? कल्चर का इवोल्यूशन कहाँ पहुंचा रहा है? सोचने वाली बात तो ये है। लेकिन अच्छी बात है कि जो गॉल्टनस्की का जो क्रिटिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका वो बड़े अच्छे से कहते हैं कि भाई इनमें ये कमी, उनमें वो कमी, उस पर नहीं जा रहा हूँ कि 4 बातें हैं वो मैं शेयर करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि नेचर और कल्चर दोनों मिलकर के एग्रेशन को आकार देते हैं। मनुष्य के भीतर की आक्रामकता का संपादन प्रकृति के आधार प्राकृतिक स्तर पर भी हो सकता है और सांस्कृतिक स्तर पर भी हो सकता है। दूसरा कि हमें सीखना पड़ेगा इनकॉम्पेटिबिलिटीज को सॉल्व करना, यानी जो असंगतताएं हैं, जो हमारे संघर्ष हैं, जो हमारे झगड़े हैं, उनके समाधान के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि वो चीजें रहेंगी, कुछ जाएगा नहीं, तो कैसे सामंजस्य स्थापित करें? सामंजस्य का रास्ता पे चलना पड़ेगा। तो तीसरी बात, कलेक्टिव ट्रॉमा फ्रॉम पास्ट वॉर्स को एड्रेस करना पड़ेगा। आज आप कहते हैं कि हम गाजा में ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। जो लोग मारे गए और जो बच्चे मारे गए और उनके माँ बाप बचे हैं और जिनके माँ बाप मारे गए बच्चे बचे हैं, उनके ट्रॉमा को कैसे एड्रेस करेंगे? दुनिया में तब तक शांति नहीं होगी जब तक आप पुराने जख्मों को एड्रेस नहीं करेंगे। जब तक करुणा, यानी फिर वही करुणा की भाषा कि बुद्ध चले जा रहे हैं, अंगुलीमाल कह रहा है ठहरो, बुद्ध कह रहे हैं मैं तो ठहर गया, बोल कब ठहरेगा तुम? अंगुलीमाल के भी जख्म लगे थे, अंगुलीमाल भी घायल था। वो उन्हीं उंगलियों को काटता था मारने के बाद जो उसकी तरफ उठती थी, कि उसकी बहन के साथ ऐसा हुआ था, जो प्रसंग आता है अंगुलीमाल के जीवन को लेकर के। तो वहां भी एक तरह की हिंसा जो थी वो किसी घाव से पैदा हुई हिंसा थी। बुद्ध ने एड्रेस किया उसको, बुद्ध ने एड्रेस किया, करुणा से एड्रेस किया, उदात्तता से एड्रेस किया, और तब अंगुलीमाल के लिए भिक्षु होने में सुविधा नहीं हुई। कहने का मतलब ये कि आगे की सभ्यता जो बनेगी उसके लिए थोड़ा गांधी के पास जाना होगा। मैं गांधी पर एक बार लिख रहा था तो मैंने कहा कि भाई बार बार थाली बदल के आप क्या करेंगे? थाली धोना सीख लीजिए। ये दुनिया एक थाली है, मैली होगी, कचरा फैलेगा, तमाशा होगा, सब होगा, रक्तपात होगा, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद, ठीक बात है, लेकिन धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद? इस दुनिया को साफ करते रहना पड़ेगा, सब पर सफाई करनी पड़ेगी। शांति उसी में है। कभी मिट्टी से लीप दिया, गोबर से लीप दिया, पानी से लीप दिया, पसीने से लीप दिया, कविता से लीप दिया, प्यार से लीप दिया। तो ये प्रोएक्टिव जो वर्क है यही उसको रास्ता निकालेगा। अब एक दूसरे डिपार्चर पॉइंट पे, मेरा ख्याल है लास्ट डिपार्चर पॉइंट है, कि जब मैं श्रेयसी जो सरस्वती केंद्रित कविताओं की लंबी श्रृंखला पिछले साल मेरी आई थी, जब कोविड के समय उस पर शुरू हुआ और मैं लगभग आविष्ट किसी स्थिति में रहा महीनों, उसमें एक दिन ख्याल आया कि सरस्वती ने इसको सब लोग वैज्ञानिक लोग जो हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले मेटाफोरिकल ही लें। सरस्वती ऐसा नहीं उतर के मेरे ऊपर सवार थी, लेकिन वो हमारी जो उसमें जो 3 धाराएं उस श्रृंखला में है। एक तो नदी जो प्रकृति में बहती है, एक सरस्वती जो कथा में बहती है, और एक हमारी रचनाशीलता जो हमारे भीतर बहती है। तो मेरा जो काम है उसमें ये तीनों धाराएं हैं और उनमें आवाजाही होती रहती है। पानी में कथा घुस गई, कथा में पानी घुस गया, या मेरे भीतर नदी घुस गई, या कभी कभी मेरे भीतर सरस्वती घुस गई। तो मेरे अंदर ये आया था कि एक स्किज्म, एक तरह का बंटवारा, एक विखंडन हमारे सिस्टम में है, कि यह जो सारस्वत आयोजन है उसमें है, अणु परमाणु तक तोड़ते तोड़ते पहुंच जाना, ये सारस्वत सकारात्मक सृजनात्मक अभियान है। लेकिन मैनहट्टन प्रोजेक्ट में उसको डाल देना उठा करके कि हम बम बनाएंगे और बम गिरा के किसी को ध्वस्त करेंगे, ये अलग है। यानी जब हमारे वाक सूक्त में सरस्वती के मुंह से कहवाती हैं अम्बरीण ऋषि की पुत्री बाघ अम्बरिणी कहवाती हैं कि मेरे सारे ग्रह नक्षत्र निकर हमारे कंट्रोल में है, सब मेरे नियंत्रण में है, दुनिया ऐसे चल रही है, हवा मारुत सब सारे देव देवता सब पर
तो उसके बाद लेकिन सोच के देखिए आपकी एक राजा, एक और कंपोनेंट है उसके भीतर। ऐसा नहीं है, राजा की रचना भी मनुष्य ने की है, मनुष्य की सारस्वत बुद्धि ने की है, देश की रचना मनुष्य की सारस्वत बुद्धि ने की है, सब हमने रचा और हमने अपने भीतर ढेर सारे अपने भीतर ये कॉन्ट्राडिक्शन बाहर फैला दिए। उन कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हंगामा है कि एक तरफ हम अणुबम बना रहे हैं, उसकी ऊर्जा से भला काम हो सकता है, ज्ञान वहां तक बढ़ाते हैं, दूसरा उसके इस्तेमाल का गलत इस्तेमाल करता है, उसकी चाबी किसी और के पास है। और ये जो दिमाग वाला है ओपेनहीमर, इसको बाध्य होना पड़ेगा। तो ओपेनहीमर फिल्म आने के 3-4 साल पहले ये कविता लंबी सी पूरी हुई थी, वैजयंती शीर्षक से उसमें है स्टेसी में। और उसमें ये इस जो विडंबना है, ये जो विखंडन है सभ्यता के भीतर, मनुष्य के भीतर, हमारे भीतर भी, कि हम कोई चीज खोजते हैं, करते हैं, बाद में सोचते हैं कि अच्छा ये कविता बड़ी अच्छी बन गई है, उसकी प्रेमिका को उड़ा लेते हैं सुना करके, 4 शेर में तो पढ़ ही जाएगी। तो ये क्या है? वही है, सेम जो अनुपम गिराने जैसा है। मैं बहुत घटिया उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन सच है ये। यंग लोगों के मुंह को मुस्कुराहट आ रही है। खैर, तो कहने का मतलब ये कि एरोस और थैनाटोस दोनों रहेंगे दुनिया में, इसलिए आवश्यकता बनी रहेगी सैद्धांतिकी की, आवश्यकता बनी रहेगी दर्शन की। दुनिया में चाहे विज्ञान हो, चाहे हथियार हो, चाहे कुछ भी हम कर लें, एक दर्शन सबको चाहिए। और दर्शन से जब वो गाइड होता है तो दुनिया बेहतर बनती है। दर्शन गाइड नहीं करता है, दुनिया खराब होती है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के पीछे बड़ा लोग दावा करते हैं पश्चिम वाले, इमैनुअल कांट ने जो कैटेगोरिकल इंपरेटिव के हिसाब से जो सैद्धांतिकी विकसित की, सदा सत्य बोलो, ये करो, वो करो, उसका बहुत असर है हमारे ऊपर, खाक असर है। परपिचुअल पीस नामक एक लेख लिखा उन्होंने, इमैनुअल कांट ने, बम गिराने के 200 साल पहले, 250-300 साल, 250 या 300 साल पहले लिखा उन्होंने, टाइम है ना। और परपिचुअल पीस पे लगभग वो कहते हैं कि नहीं भाई, सारे देशों को चाहिए कि वो सेनाएं न रखें और हथियार न रहे, और सब जगह डेमोक्रेसी, सब रिपब्लिक हो, सब लोग एक तरह का एक सैद्धांतिकी से चलें, और मनुष्य की गरिमा हो, करुणा हो, प्रेम हो। बड़ी अच्छी, बड़ी परपिचुअल पीस पे मेरा ख्याल है कि कह सकते हैं कि वो, लेकिन वो यूटोपिया ही है, कहाँ गाइड हुआ। बड़ी सफाई तो चाहिए। अंग्रेज को इंग्लैंड जाइए तो कहते हैं कि भाई कुत्ता जा रहा है, कुत्ता अगर पॉटी कर दे तो उठ के अंग्रेज उठा के गंदगी रख लेता है, लेकिन मुर्शिदाबाद से लेकर के और दिल्ली तक जितनी गंदगी फैलाई 200 सालों में, उसकी सफाई तो बिना किए चला गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो चीजें रहेंगी, और आवश्यकता इस बात की है कि कोशिशें जारी रहनी चाहिए, थाली को साफ करने का काम होना चाहिए। सृजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब आपका टारगेट है पीस, आपके भीतर टर्मोइल है, आंदोलन है, विह्वलता है, बेचैनी है, और आप उस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, सोचते विचारते हैं, फिर आप एक जगह पहुंचते हैं, वो फ्रजाइल ही सही, भंगुर ही सही, लेकिन एक शांति की आप सृष्टि कर लेते हैं, और वो तब उसी शांति के क्षण में वो कविता निकलती है, चित्र निकलता है, कुछ काम होता है। गुएर्निका लिखते समय, बनाते समय, उसके पहले पिकासो जितने भी बल रहे हों, लेकिन गुएर्निका के समय उनके हाथ तो सधे हुए थे, यानी एक तरह के अपोरिया में थे उसके पहले, और तभी वो जब पोएसिस में लगे तो बहुत सधे हाथों से पोएसिस कर पाए, मीनिंगफुल पोएसिस कर पाए। तो कहने का मतलब ये कि रचनात्मकता आपको भीतर से शांत करती है। दुनिया में रचनात्मक लोग सादा अगर होंगे, दुनिया में शांति होगी, और वरना नार्सिसिस्टिक, साइकोपैथ, अनपढ़, अनपढ़ का मतलब सिर्फ किताब नहीं, मनुष्य को पढ़ने की क्षमता वाला, ऐसे लोग जब तक रहेंगे दुनिया में, अशांति अशांति रहेगी। इसलिए आवश्यकता है कि रचनात्मकता की तरफ लौटें, और रचनात्मकता घर में, किचन में जो सामान है उससे खाना बना लेना भी रचनात्मकता है, बागवानी भी रचनात्मकता है, साफ सुथरे ढंग से कमरों किताबों को सजा लेना भी रचनात्मकता है, और टूटी फूटी ही सही जैसी भी हो कविताएं लिख लेना भी है, और संवाद करना भी, और इस बात को समझना कि ये यात्रा आपके मन की शांति के लिए है, लोगों के मन की शांति के लिए है, और रचनात्मकता का मूल प्रेम और करुणा है। इन दो तत्वों को एड्रेस किया जाना चाहिए हर हाल में, चाहे आप जैसे भी करें। तो ये शिक्षा, इसीलिए स्कूलों में क्रिएटिविटी
पे बात करने की ज़रूरत है, उनको क्रिएटिव बनाने की ज़रूरत है। लेकिन बताने वाला ये नहीं कि बस कंप्यूटर से कुछ बना दिया खाली, नहीं, वहाँ भी आप कर सकते हैं। पहले तो आपको हाथ से करना पड़ेगा, आवश्यकता इस बात की है। दुनिया को बदलने का काम स्लेट पेंसिल लेकर के करना पड़ेगा, स्लेट पेंसिल। कहते थे मुक्तिबोध कि दुनिया के लिए मेहतर चाहिए, मैं कहूँगा कि स्लेट पेंसिल चाहिए हर घर में, जिसपे कुछ चीज़ें ड्राइंग बनाएं, चित्र बनाएं, लिखें, मिटाएं और फिर लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ें। मेरा ख्याल है मैंने बहुत समय लिया, मैं क्षमा चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने विस्तार से इतनी सारी बातें कही आपने। दोस्तों, हम लोगों ने थोड़ा अल्पाहार का भी इंतज़ाम किया है, तो आप सबों से आग्रह है कि आप अपनी जगह पर। तरुण जी को अध्यक्ष एक प्रतिक्रिया। हाँ, और मैं उससे पहले कि तरुण सर बोलेंगे, मैं चाहूँगा कि अगर किसी के मन में कोई सवाल हो या छोटी एक सवाल रहेगा। हाँ, मेरा सवाल रहेगा जी, आपसे। जी। आपने थोड़ा सा मानव के इतिहास के बारे में बताया, 17,000 साल पहले जो कला का विकास हुआ था या फिर भाषा का विकास हुआ था। एक्चुअली एक व्यक्ति हैं इजराइल के, नोवा हरारी, उनकी किताबें फुटपाथ से लेकर के जो है बड़े बड़े बुक स्टॉल तक मिलती है। तो वो जिस चीज़ के बारे में लिखे हैं अपनी किताब सेपियंस, उस किताब के बारे में दो धारणाएं मेरे सामने आई है। कुछ लोग बोलते हैं कि नोवा हरारी ठीक ठाक लिखे हैं, रुक जाओ गौतम। दूसरे लोग बोलते हैं कि नोवा हरारी जो है इजराइल के बेस करते हुए और चीजों को डाइवर्ट करने के लिए प्रतिक्रियावादी रचना है। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? लेखक का दृष्टिकोण हमेशा किताब में होता है, कोई भी लेखक हो उसका दृष्टिकोण तो आ जाएगा, उसके पूर्वाग्रह भी आ जाएंगे, उससे भी कोई लेखक मुक्त नहीं हो सकता है। वो आएंगे, उसकी अपनी धारणाएं आएंगी, लिखने का उद्देश्य होता है कई बार इस तरह के लेखन में, वैसा जो जिस तरह का काम है वो उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस किताब के जो कंटेंट है वो इंटरप्रिटेशन से बहुत जगह उनके अपने हो सकते हैं। जैसे मेरा ख्याल है कि ये 2 मिनट और ख़त्म हो गया, आपके बिना कैसे ख़त्म होगा? दो इंटरप्रिटेशन के बिना, जैसे ये मुझे बड़ा अनोखा लगा था उसमें कि हम लोग मीठा क्यों खाते हैं। तो भाई हंटर गैदरर जो लोग थे उनको मीठा मिलता कहाँ था? जब मौसम ऐसा बदला और फल पका और फल टपका तब फल खाने को मिला, तो उनके लिए ट्रीट था, उत्सव था। अब ये जो है वो आनुवांशिक रूप से निग्रेंड है हम सबके भीतर कि हम जब आज तक मीठा को हम लोग ट्रीट मानते हैं, अच्छे मौके पे देते हैं, करते हैं। मुझे नहीं पता कि ये इंटरप्रिटेशन इतिहास में कहीं और है कि नहीं, लेकिन अगर ये इंटरप्रिटेशन रेफरेंसेज में कहीं नहीं ऐसा दिखा था, तो इस तरह के रेफरेंसेज कहीं इंटरप्रिटेशन मिलते हैं जो उनका मौलिक हो सकता है। और किताब एक खाका तो जरूर प्रस्तुत करती है मनुष्य की यात्रा की और अपने तरीके से। मैं उस किताब का जो क्रिटिकल एनालिसिस है उसके लिए अपने को अक्षम पाता हूँ, क्योंकि मेरा इतिहास का अध्ययन और ज्ञान, विजय जी बैठे हैं ऐसे लोगों के सामने तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं तो कुछ पढ़ लेता हूँ, कुछ जान लेता हूँ और अपने हिसाब से सोचता हूँ। तो किताब पर तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन किताब में ऐसा नहीं है कि उसने जो चीज़ें नहीं हुई हैं वो सब डाल दिया है, ऐसा भी नहीं है। इतिहास सम्मत चीज़ें हैं, उनकी व्याख्याएं हैं और थोड़ा एंगल का हो सकता है, उसकी लिहाज से मैंने किताब नहीं पढ़ी हो तो मैं नहीं कर पाऊंगा। एक कमेंट मैं करना चाहूँगा। जी युवाल नोआ हरारी ने जो लिखा हुआ है वो बात तो डॉक्टर साहब ने कह दी है कि बेसिकली सेपियंस का जो ब्रेन डेवलप किया वो डॉक्टर साहब आपकी बात में कह चुके हैं। जो ब्रेन डेवलप किया उसकी वजह सारी चीज़ें हैं, और हंटर से उसको जब ब्रेन डेवलप करके जब हंटर से होमो सेपियंस जब ये कृषि में आया तो उसके पास इतना समय बनने लग गया। हाँ, तो उनके पहले बातें हो गई थी ना, उनके लिखने के पहले से सब जगह, तो सब लोगों को पहले से मालूम है, मतलब कोई पहली बार नहीं इस बात को कह रहे थे। और कल्चर और उसका जो रिलेशनशिप में बात कर रहा था कि कल्चर क्या है, कल्चर समाज का दिमाग है। ये मैंने वहाँ नहीं पढ़ा, मैंने कहीं और ही पढ़ा था बहुत पहले। और हमारा दिमाग क्या है, माइंड, आदमी के भीतर कल्चर, तो हमारे भीतर जो है वो कल्चर में वही है, संस्कृति में वही है। संस्कृति समाज का दिमाग है, जितने लोग संस्कृति में शामिल हैं उन सबका कॉमन दिमाग है। और हमारे भीतर जो संस्कृति है, हमारा जो दिमाग है वो बाहर वाली संस्कृति है। क्योंकि हुआ है वही कॉग्निटिव रिवोल्यूशन, जब ब्रेन जब इमेजिन करने लगा, कहानियां गढ़ी, तो कहानियां भी गढ़ने लगी इंसान को। भगवान की रचना उसने कर ली, फिर भगवान उसको रचने लगा। देश की रचना उसने कर ली,
फिर देश उसको रचने लगा। टैक्स की रचना उसने, टैक्स का जिक्र उसने किया है, टैक्स और देश का एग्जाम्पल दिया है। तो टैक्स और देश की रचना कर दिया, टैक्स और देश हमको रचता है। तो इमेजिन रियलिटी की थ्योरी भी पुरानी ही है, मतलब ऐसा कोई उनकी उनकी बहुत स्पेशल ऐसी नहीं है। और कहने का मतलब ये, कॉग्निटिव रिवोल्यूशन के बाद एक तरह से कल्चर का कंपोनेंट तब बनना शुरू हुआ और कल्चर हमको गढ़ने लगा, हम कल्चर को गढ़ने लगे। ये टू वे प्रोसेस है जो आज से आज तक, तब से आज तक चला आ रहा है। मार्क्स भी यही बात बोले। हाँ, मार्क्स, सारे समझदार लोग एक ही बात कहते हैं। बहुत फेमस कोट है ना, बहुत फेमस, बहुत आपका भाषण हमने सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत जानकारी दे रहे, लेकिन बेसिक चीज पर हमारा बड़ा डिसएग्रीमेंट है। और वो डिसएग्रीमेंट है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो हिस्ट्री है, उसमें बेसिक चीज जो मार्क्स ने कहा कि भाई मनुष्य जो है वो पहले अपने भोजन और इन सब चीजों के लिए उसका सबसे पहला प्रयास, और उसके बाद और दूसरी सारी चीजें, हम जो कल्चर और दूसरी सारी चीजें बात करते हैं वो पेट भरने के बाद ही होता है। और फिर जो आपने आगे कहा कि भाई जब ये आपने कहा कि भाई चाहिए समय क्रिएटिविटी के लिए, किसको समय मिलेगा? समय उसी को मिलेगा जो काम नहीं करेगा और काम करने वाले का शोषण करेगा। कुछ समाज में ज्यादा होगा, सरप्लस होगा, तो सरप्लस को जो एंजॉय करेगा वही जो है उस रूप में वो करेगा। समाज में ये हुआ है, उसने उस क्रिएटिविटी के जरिए समाज में बहुत सारी चीजें दी हैं। लेकिन ये बेसिक चीज, हम इस बेसिक की, और आज जो हम संकट देख रहे हैं वो खाली नहीं है कि भाई ये ट्रम्प किसी सिस्टम का पैदावार, वो ऐसे नहीं आ गई, या और भी ऐसे लोग जो अभी हैं जो आज पूरी दुनिया खतरे में है, उसके पीछे वो सिस्टम जो ऑपरेट कर रहा है, ये खाली किसी एक व्यक्ति के का मतलब हमको कुछ पैसा मिल जाए या हम किसी को ले लें, ये सवाल। वो पूरा सिस्टम ऑपरेट उसी पर करता है कि हमको पूरी दुनिया का रिसोर्सेस सिर्फ हमारे पास आ जाए, हमारे पास रहे और पूरी दुनिया पर हमारा शासन भी। तो ये जो पूरा सिस्टम का ताना बाना है, इसको अगर हम नहीं समझते हैं तो आज के लिए शांति की बात हमको कर दें, और ये का शांति की बात करने वाले सब समय पैदा हो, लेकिन वो शांति स्थापित हो नहीं है। आखिरकार वो वर्ग संघर्ष ही था जिसने समाज को यहाँ तक लाया, और वो संघर्ष आज बहुत ही बड़े स्तर पर ये भी है, वो भी खतरा है जो मार्क्स खुद कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कि ये वर्ग संघर्ष नए समाज का निर्माण भी करता है, और ये हो सकता है कि ये संघर्ष आपस में खत्म कर दे एक दूसरे को, दोनों खत्म। मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। हम शायद उस तरफ बढ़ रहे हैं। आज अगर क्रांतिकारी शक्तियां इस चीज को नहीं रोक सकती हैं तो दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज जो हथियार है वो हथियार ऐसा है कि हम लोग यहाँ बातचीत करते रहें और कहीं लड़ने की जरूरत नहीं होगी, यहीं सो जाएंगे अगर वो शुरू हो जाए तो फिर हम लोगों को बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। हाँ, मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। नहीं भाई, ये कर देता हूँ, पहले कर देता हूँ, नहीं इम्पोर्टेंट। पहली बात तो ये है कि संस्कृति कोई ऐसा नहीं है कि वो अलग से कुछ चीज है। आप खास तरीके से पुआल को जमा करते हैं, वो भी संस्कृति का हिस्सा है, और अगर खास तरीके से इस्तेमाल करते हैं गोबर का और जो 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 पुआल है उसका, वो भी संस्कृति का हिस्सा है। लोकगीत जो जितने भी महिलाओं ने रचे इस देश में, या बाकी लोगों ने लोकगीत रचे, उसके लिए उनको अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं थी। रैदास को कुछ भी करने के लिए, कविता लिखने के लिए उनको अपना काम बंद नहीं करना पड़ा था, वो उसके साथ ही कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि तुलसीदास की तरह घर से भाग के वो गए थे अपना कविता लिख रहे थे। संस्कृति का जो काम है उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, सब जीवन की गतिविधियों का पार्ट है। मनुष्य के दिमाग के भीतर सारी फैकल्टीज एक साथ होती हैं, उसके नीड्स, उसकी जरूरतों का इंतजाम भी होता है, और रचनात्मक चीजें भी चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ हुआ है, और आज तक यही होता आ रहा है। मैं अपने जीवन में अपने जीवन अनुभव से भी कहता हूँ कि आज की तारीख में मेरे पास जब करने निकलता हूँ, अपनी क्षमता विकसित करने के बाद तो लिख भी लेता हूँ, मरीज भी देख लेता हूँ, और बाकी काम भी कर लेता हूँ। इसके लिए संसाधन की जरूरत नहीं है।
इसके लिए 24 घंटा में 18 घंटा इन्वॉल्व होने की जरूरत है, और दुनिया के लोगों ने ये करके दिखाया है। संस्कृति का निर्माण कोई पेट भरे लोगों ने नहीं किया है। संस्कृति का निर्माण सारी मजदूरी, भुखमरी, गरीबी, ऊंच नीच, मार पीट, युद्ध सब झेलते हुए लोगों ने किया है। जो संस्कृति लग्जरी है, ये कहा के खारिज नहीं किया जा सकता है। मार्क्स के होने में, अगर मार्क्स के जीवन पे बात करेंगे तो मार्क्स के बनने में भी कल्चर की बहुत सारी भूमिकाएं हैं, और मार्क्स जो कल्चर में जहां जहां से आई हैं सबको वो भी ग्रहण करते हैं और तब अपनी थ्योरी देते हैं। रही बात दुनिया को बदलने की और प्लाने की, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सैद्धांतिकी का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ दुनिया में, एग्जीक्यूशन भी हुआ, लेकिन इसी एग्जीक्यूशन में चौशस्को भी पैदा होते हैं। मुझे कुछ कहना नहीं है। तो सवाल यह है कि क्रांतियां यहां होती हैं। आप रूस के सारे बड़े शासकों को देखिए तो आपको दिखाई पड़ेगा, गौर से देखेंगे तो कहीं कहीं आपको लगेगा कि इसको ये काम नहीं करना चाहिए था। अगर सारी बातों को कहते हैं कि अच्छा ही किया था तो अंधभक्त माने जाएंगे वहां भी, जैसे मोदी के भक्त माने जाते हैं अंधभक्त। अंधभक्ति वहां भी जरूरत नहीं है, क्रिटिकल होने की जरूरत है। और कल्चर तो हमारे लिए हवा, पानी, सांस लेने जैसा है। हम कल्चर ही हैं, हमारा दिमाग ही कल्चर है। जो थ्योरी है वो मार्क्स की थ्योरी कल्चरल प्रोडक्ट है, वो कल्चर की थाती है, वो सैद्धांतिक की कल्चर है। धन्यवाद। नहीं सर, एक क्वेश्चन मेरा और रहेगा सर। एक बारी 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 डिस्कशन में एक्चुअली दूसरे को मौका नहीं दीजिए। अरे बिल्कुल रहेगा, बस मैं पूछ लेता हूँ। एक्चुअली आप मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक हैं, और इसलिए हिस्ट्री सवाल नहीं पूछूंगा मैं आपसे, क्योंकि वो आप बाईपास करके निकल जाएंगे। बाईपास करके चला दो। अरे उस किताब में हम क्या बोलते हैं? मेरा सवाल है, आपने कहा था, आज का सब्जेक्ट भी है शांति और सृजन। आपने कहा था कि सृजन करने के लिए भी शांति चाहिए, लेकिन जब हम इस इतिहास की परिस्थिति में देखते हैं, अगर है जितनी भी चीज का डेवलपमेंट हुआ है, चाहे हवाई जहाज डेवलपमेंट हुआ हो, इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ हो, या फिर जिस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ हो, वह युद्ध काल में हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध काल में हुआ है, द्वितीय वर्ल्ड वॉर टाइम में जितना डेवलपमेंट होता है, यानी युद्ध काल में जितना विकास होता है उतना विकास शांति काल में नहीं होता है। ये कंट्राडिक्टेड वर्ड कैसे है? वो आपको दिखता है। नहीं, वो आपको दिखता है। विश्व युद्ध में जहाज का इस्तेमाल हो गया तो आपको दिखा कि उसका इस्तेमाल हो गया। वो ऐसा नहीं था कि विश्व युद्ध शुरू हुआ और वहाँ आविष्कार होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। एटॉमिक रिएक्शन पे काम सालों से चल रहा था, अब तभी तो उसका दुरुपयोग हो पाया। मैं यही कह रहा था कि उसका दुरुपयोग वहाँ पे हो जाता है। सारे जो सोचने का काम है, वैज्ञानिक रचनात्मकता या फिर जो सांस्कृतिक रचनात्मकता, सारी चीजें चलती रहती हैं। वो समाज कभी रुकता कहाँ है? समाज तो चलता रहता है अपने हिसाब से। लेकिन वो जो युद्ध काल में, हाँ, मैं एक बात कहना भूल गया था कि युद्ध के हो जाने के बाद नए ढंग से रचनात्मकता पैदा होती है। यही मनुष्य का रेजिलियंस है, यही उसकी शक्ति है, और समाज इसीलिए चल रहा है। उस पर अगर समय तो अब नहीं है, लेकिन उदाहरण देना शुरू किया जाए तो इतने सारे उदाहरण मिलेंगे। चाहे कुछ भी, महाभारत की रचना युद्ध के बाद, अगर रामायण की रचना जब अयोध्या से लव कुछ बाहर जाते हैं, सीता निकाल दी जाती हैं, यानी वो एक बड़ी घटना होती है वहाँ पे, उस हिसाब से कथा में देखिए तो। तब उसके बाद दुनिया में इतने सारी पेंटिंग के आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया में कितना तरह तरह के साहित्य, कितनी फिल्में, कितना कुछ लिखा गया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कितनी सैद्धांतिकी विकसित हुई, कितना परिवर्तन आया सारे दुनिया के सारे अर्थशास्त्रों, मनोविज्ञानों, सबके चिंतन में। तो ऐसा नहीं है कि उस रिजिलियंस जो है ना, वो उसको नए ढंग से फिर लेके चलता है। यानी कुल मिला करके थैनाटोस डिस्टर्ब करता है, हीरोस उसको पकड़ के फिर आगे ले चलता है कि नहीं, चलना है, अच्छा करना है, ठीक करना है। ये भी लगातार चलता रहा है। और कला आंदोलनों में तो बहुत, उस पर तो पूरा एक दिन का सेमिनार हो सकता है कि युद्धों के बाद कलाओं ने कैसे चीज़ें नष्ट हुई और कैसे लोगों ने फिर से नए ढंग से, नए मीनिंग के साथ कला की यात्रा की, साहित्य की यात्रा की, कविता की यात्रा की, सब में। और सारे लेकिन मिल्टन के काव्य के बारे में भी कहा जाता है ना कि जो पैराडाइज लॉस्ट है, वो उनके वहाँ का अपना जो कॉन्फ्लिक्ट था, सोशियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था, उस कॉन्फ्लिक्ट को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तब जाके वो काव्य बनता है। यानी एक कच्चा माल था, उसको सबलाइन बनाते हैं।
तो वो तो यात्रा चलती रहेगी। वो मैं कहना भूल गया था कि युद्धों के बाद रचनाशीलता नए ढंग से उफान आती है उसमें, और नए काम और बड़े काम होते हैं, क्योंकि रिजिलियंस हमारे भीतर है, तभी तो यात्रा चली आ रही है बिलियंस एंड बिलियंस ईयर से। जी और कोई अगर साथी अपनी तरफ से हाँ शांति की जो अवधारणा आपने दिया, किस तरह की शांति की? जैसे कि आप जैसे कह रहे हैं कि मार्क्स ने जिस तरह के समाज की परिकल्पना की या जिस तरह से राष्ट्र को चाहते थे, क्या उन्होंने जो भी सृजन किया लेखन में या फिर जो समाज के सामने प्रस्तुत किया, इस तरह से मैप होना चाहिए समाज में राष्ट्र निर्माण के लिए, क्या वो उसमें शांत थे या अशांति में वो सब किए जैसा वो चाहते थे समाज में? उस तरह की वो शांति उनके पास विक्षुब्ध, वो तो मैंने कहा कि वही मैकेनिज्म है। नहीं, मैकेनिज्म वही, मैकेनिज्म तो वही है। आप जब बेबल नहीं होंगे तो शांति की तरफ जाएंगे नहीं। आप जब समस्याएं आपको नहीं घेरेंगी तो समाधान के बारे में सोचेंगे नहीं। मार्क्स ने क्या किया? मार्क्स के पूरे मार्क्स का जो भी काम है, समस्याएं उनको दिखी, उनको उलझने दिखी, उनको लोगों के संकट दिखे, दुनिया में बहुत सारी गड़बड़ियां दिखी, तब उन्होंने जो कुछ उपलब्ध ज्ञान था उसको देखा, और तब वहां उस जमीन पर, समस्याओं की जमीन पर और उपलब्ध सूचनाओं की जमीन पे उन्होंने नई सैद्धांतिक विकसित शुरू करने की, तब जाके बना। तो वो टर्मोइल में तो थे ही, टर्मोइल से तो नहीं मुक्त। नहीं, अशांति तो होगी, आप अनकॉन्शियस में अशांति होगी। मैंने कहा ना कि वो एक प्रोसेस है कि जिसमें आप सारे, शांति हमेशा थोड़ी देर के लिए आती है क्रिएटिव लोगों के दिमाग में, और वो बड़ी प्रिसाइज होती है। रचना करते हैं, फिर नए ढंग से विवल हो जाते हैं। जिसकी भी बात करिए, मेरा ख्याल है कि कोई भी जो लोग अनुभव पे काम कर रहे थे, वो कोई चैन से नहीं था, सब बेचैन था वहां भी। लेकिन मार्क्स जो काम कर, मार्क्स के साथ जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जितनी मुश्किलें थी, जितने अभाव थे, वो लगभग कह सकते हैं कि जंगल में कोई बैठ के चिंतन करे और करे, वहां पे जो फल मिला खा लिया, कुछ खा लिया और पढ़ के वो सोच रहा है, विचार रहा है, उसी तरीके से वो भी कर रहे थे। बुद्ध को खाने के लिए जैसे कुछ नहीं था, मार्क्स को भी वैसे ही था। घर में मौत हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अभाव है, बहुत दिक्कत है, बावजूद लेकिन उनका पढ़ना, उनका सोचना, उनका लिखना चलता रहा। तो कुछ लोग जो रेयर पर्सनैलिटी होते हैं, रियल मेंटल स्ट्रेंथ के लोग होते हैं, वो कंप्लीटली अलग, बहुत अलग व्यक्तित्व है उनका। और उन पर बात, आप क्रिएटिविटी को लाइफ में लाने की ज़रूरत है, और वो चीज़ आपको बचाएगी। मिथिला की में कम गरीबी नहीं थी, लेकिन वहाँ की जो लोक कलाएँ हैं, वहाँ की जो पेंटिंग है, उसने बचा के रखा उन लोगों को। वो लोग बेचने के लिए नहीं बना रहे थे, पद्मश्री के लिए भी नहीं बना रहे थे, वो लोग अपने जीवन को अभाव में सौंदर्य रचते हुए जीवन जी रहे थे। कहीं अल्पना थोड़ी सी बना ली, यही संस्कृति है और यही क्रिएटिविटी है, और यही मनुष्य को बचाती है। ऐसा नहीं है कि जो सुपर हिट हो गई वही क्रिएटिविटी वो भी है जो कोई नहीं देख रहा है, अपने भीतर है। ये अमेरिकन परिभाषा है कि डोमेन में जाएगा, फेमस होगा, तब होगा। ये भी अगर मैं उदाहरण के लिए कह रहा था कि आज की तारीख में डिफिनेशन ये है, लेकिन क्रिएटिविटी तो वही। बच्चन कहते हैं एक बात कि कविता लिखना ही कवि होना नहीं है, कविता का आनंद उठाना कवि होना है। दूसरे की कविता पढ़िए, आनंद उठाइए, उसको भी कवि होना अपने आप में। मैं तरुण कुमार जी से गुजारिश करूंगा कि आप अध्यक्षीय वक्तव्य के रूप में आप अपनी तरफ से कुछ बात करें। सबसे पहले तो बहुत बधाई डॉक्टर दिनेश कुमार जी, फौरी तौर पर हमें कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने की स्थिति में नहीं, लेकिन इतना तो लग ही रहा है कि शांति का प्रश्न कितना अशांत करने वाला प्रश्न, कितना अशांत करने वाला प्रश्न, और शांति के साथ सृजनात्मकता के रिश्ते भी उतने ही अशांत करने वाले प्रश्न। आप देख रहे होंगे कि वक्ता शांत स्थिति में सृजनात्मकता की चर्चा नहीं हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि शांति के परिपूर्ण क्षणों में ही रचना हो सकती है, कुछ लोग कहते हैं कि जो रेस्टलेस है वही रचना कर सकता है। और हमारे यहाँ तो
मंत्र जो पढ़ा जाता है उसमें सर्वगुण शांति की चर्चा की जाती है। अब हम कैसी शांति चाहते हैं जिसके बाद कुछ भी करने को शेष न रह जाए। मोक्ष वाला भी एक शांति की परिकल्पना है हमारे वासी की बात नहीं, वो है सोचने की कि कैसी शांति हमको चाहिए। इसलिए और शांति जैसे अभी अरुण कुमार मिश्रा जी कह रहे थे, अब उसके सोचने का एक मैंने मैन को इकोनॉमिक कैटेगरी के रूप में, मैन को एक फिलोसफिकल कैटेगरी के रूप में, किस कैटेगरी के नजरिए से आप मनुष्य को परिभाषित करते हैं, इस पर भी निर्भर करता है कि रचनात्मकता की हम कैसी परिभाषा। इसलिए मैंने कहा कोई फौरी तौर पर मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, प्रतिक्रिया व्यक्त करने की, लेकिन सृजनात्मकता के बारे में डॉक्टर विनय कुमार चूंकि मनोचिकित्सक हैं, इस वजह से भी उसके मानसिक पक्ष को बहुत गहराई से समझते हैं और रचनाकार भी हैं। इसलिए उनकी पकड़ उस विषय पर जाहिर सी बात है कि बहुत मजबूत होगी, लेकिन शांति का प्रश्न भी विवादास्पद है और शांति के साथ सृजनात्मकता का प्रश्न भी इसलिए विवादास्पद है क्योंकि दुनिया को देखने के नजरिए में यदि फर्क होगा। श्रेय और प्रेयसी, श्रेयसी इनकी किताब है और एक प्रेयसी भी होती है, तो श्रेयस और प्रेयस का द्वंद्व इलियट ने एक जगह कहा है कि इतनी कुवत होनी चाहिए एक आलोचक में कि वो यह भी कभी कह सके कि कविता अच्छी तो वो है मगर पसंद मुझको ये है। ऐसा मनुष्य के हो साथ हो, अच्छी तो वो है मगर पसंद मुझको ये है। तो यानी श्रेय और प्रेय जिसको हम कहते हैं और श्रेयस प्रेयस जिसको कहते हैं, इसका भी द्वंद्व रचनात्मकता की दिशा तय करेगा। और यदि कोई आदर्शवादी होता है तो यूं तो नहीं होता है, कोई आदर्शोन्मुख होता है तो ऐसे ही नहीं होता। उसके सामने भी सृजना का एक पक्ष है, रचना का एक पक्ष है कि ऐसी दुनिया होनी चाहिए। और जब उसके बरक्स ये कहा जाता है कि नहीं, रचना को रियलिस्ट होना चाहिए। अब कोई रियलिस्ट हो रहा है, कोई सुररियलिस्ट हो रहा है, बहुत तरह की चीजें, और वो सब रचनात्मक दबाव के भीतर ही हुआ है। और इसलिए मैंने कहा कि फौरी तौर पर कुछ अब ऐतिहासिक उसके संदर्भ है। अभी कहा गया कि भाई जिसके पास लेजर होगा, अवकाश होगा, वो रचना करेगा। लेकिन यह भी कहा गया और मार्क्सवाद में ही कहा गया कि कला की रचना की है वो श्रमिकों ने की है। खेत में रोपनी हो रही है, वो गीत गा रही है। कबीरदास खटकल चला रहे हैं, कपड़ा बुन रहे हैं, और झिनी झिनी बिनी चदरिया हो रहा है। और दूसरी तरफ वहीं मार्क्सवाद में यह भी कहा गया है कि भाई रचनात्मकता के लिए और रचने के लिए तो लेजर होना चाहिए। आज की जो पूरी व्यवस्था है हमको इतनी थका देना चाहती है, इतनी थका देना चाहती। हम तो यूनिवर्सिटी में हैं, मैं देख रहा हूं कि नौकरी जहां से मैंने शुरू की थी और जहां मैंने नौकरी खत्म कर दी, तो पहले की नौकरी में शायद प्रोफेसर का मतलब था कि इसको देर से नहीं थकाओ, ये कुछ सोचने समझने की स्थिति में क्लास व्लास बढ़िया से करे। एक क्लास को करने के लिए 50 घंटा पढ़ करके आए, 100 घंटा पढ़ के आए। अब तो ये हो गया है कि इसको इतना लगा दो कि कुछ पढ़ ही नहीं सकेगी। अब तुम अपने को बड़ा प्रोफेसर समझते हो, खबरदार, तुम भी सेक्रेटेरिएट के बाबू की तरह हो। सारा हिसाब किताब दो, प्रत्येक क्षण का हिसाब दो। और हमको लिखना पड़ता है रजिस्टर पर कि पेशाब करने के लिए जा रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बात, रजिस्टर में रखा हुआ कि आप 9:13 में कहा, तो या तो आप क्लास करते हुए दिखाइए और ऐसा रूटीन बनाइए जिसमें आप हमेशा एंगेज रहें। तो ये दोनों पक्ष हैं। सृजनात्मकता पैदा होती है श्रम से, लेकिन यदि श्रम ऐसा करवाए कोई हमसे कि इसके बाद जाकर के हम थकने के सिवा और कुछ न कर सके, बल्कि बीवी से प्रेम भी करने की स्थिति में न रहे। अब बताइए कैसे कोई कविता उत्तर लिखे, ठीक है ना? तो श्रम से कविता का रिश्ता भी है, रचना का रिश्ता भी है। और श्रम का यदि ऐसा रूप बनता है तो रचना विरोधी भी होगा।
इसीलिए मैंने कहा कि बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है और इस पर फौरी प्रतिक्रिया देने की स्थिति में मैं नहीं हूं, लेकिन हम में से जो लोग कायदे से दे सकने की स्थिति में थे उसमें से विनय जी हैं। और एक पता नहीं क्या परेशानी हो गई अचानक अध्यक्ष महोदय के साथ, हम कोई परेशानी की ही बात हुई होगी। एक और कार्यक्रम में जाना था, तो आने में देर हो गई, यहाँ कम समय दे पाए। अच्छा, तो कम वक्ती तो आजकल बने है वो सारा कुछ, ये भी एक समस्या है। तो बहुत बहुत बधाई। और एप्सो को मैंने इसलिए भी अलग से कि फनीस बाबू को इतने अच्छे तरीके से याद किया जाता है। फनीस बाबू की बड़ी भूमिका रही प्रादेशिक प्रांतीय स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर, और पढ़ाई लिखाई से भी बहुत गहरा उनका रिश्ता रहा। केवल जिसको कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर ही नहीं, सांस्कृतिक सृजनात्मक तौर पर भी। इसलिए इस आयोजन के लिए एप्सो को भी बहुत बहुत बधाई। और इसलिए मैं समझता हूँ कि एप्सो को नए सत्र में पेश करने के लिए डॉक्टर फनीस सिंह जी की जो भूमिका रही है वो अद्वितीय रही। और ये आज का जो चर्चा का विषय यहाँ पर रखा गया, ये चर्चा का विषय जो आज का यहाँ पर रखा गया, वो उनकी स्मृति में ये व्याख्यान माला आयोजित करते समय ये चर्चा का विषय निश्चित रूप से अत्यंत ही माकूल विषय है, क्योंकि डॉक्टर फनीस सिंह न सिर्फ अखिल भारतीय शांति एकजुटता संगठन, शांति आंदोलन, विभिन्न प्रकार के जन आंदोलनों की नुमाइंदगी करते रहे, उसका नेतृत्व करते रहे, बल्कि उसके साथ साथ उनकी सृजनशीलता भी वो लेखन के रूप में, लेखक के रूप में आई। और खास तौर से याद किया जाएगा जो 1883 से 1984 के बीच इस देश में 75 ऐसे लेखों का संग्रह उन्होंने प्रकाशित किया जो विभिन्न खेमे के लोग, जाहिर तौर पे जो प्रगतिशील राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित लोग थे, गांधी और नेहरू की विचारधारा से प्रभावित थे, ऐसे लोगों के भाषणों का संग्रह प्रकाशित करके उन्होंने एक बड़ा योगदान किया और ये बताया कि सामाजिक जीवन में सक्रियता के साथ साथ सृजनात्मकता का कि कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी एक मिसाल उन्होंने पेश की। और इसलिए उनकी स्मृति में ये व्याख्यान माला के तहत इस विषय पर, शांति और सृजन के विषय पर जो चर्चा हुई, ये बड़ी सार्थक चर्चा है। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर विनय कुमार जी ने जो कुछ कहा है, तो शांति और सृजन दोनों की मैं समझता हूँ कि मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकीय पक्ष को ज्यादा उन्होंने संप्रेषित किया है और उससे उसको समझने में, उस स्तर पे भी समझने में काफी मदद मिलेगी। आप तमाम लोग इस अवसर पर आए, इसमें हिस्सा लिया, इसके लिए ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन एप्सो के राज्य कमेटी की तरफ से मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।